स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ IAS। आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है। एक ऐसा टॉपिक इस वीडियो में आप पढ़ेंगे जिसमें हमेशा कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन रहती है। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे रहते हैं जिनमें हमेशा कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स को डाउट्स रहते हैं। विंध्यास, सतपुराज, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, बहुत तरह की पहाड़ियाँ, शिवालिक्स, पीर पंजाल के पहाड़ कहाँ हैं, नाग टिब्बा के पहाड़ कहाँ पे हैं, मिश्मी पहाड़ियाँ कहाँ हैं, लुशाई हिल्स कहाँ पर हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसमें जो पर्वत हैं वो इतने ज़्यादा हैं, जो पहाड़ हैं वो इतने ज़्यादा हैं, पहाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हैं। इनफैक्ट हम आज का लेक्चर स्टार्ट ही इससे करेंगे कि पहाड़ और पहाड़ी यानी माउंटेन और हिल में क्या डिफरेंस होता है, प्लेट्यू में क्या डिफरेंस होता है, पठार क्या होता है, प्लेट्यू की हाइट कितनी होनी चाहिए। छोटे छोटे कंसेप्ट्स जो हमेशा से आपको सताते आए हैं, हम इस वीडियो में उनके साथ डील करेंगे। पहाड़ जो हैं उनसे रिलेटेड फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपने एक बार भारत के पहाड़ अच्छे से पढ़ लिए तो बहुत सारी नदियां इन पहाड़ों से निकलती हैं, वो बहुत ईजी हो जाएंगी। पहाड़ों पर किस तरह की कल्टीवेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस तरह के लोग उस एरियाज में रहते हैं, कौन कौन से माउंटेन पीक्स हैं जो एग्जाम में आते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, ज्योग्राफिकल फीचर्स जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से स्टेट्स हैं भारत के जिनमें वो पहाड़ होते हैं, कौन कौन से पासेस हैं उनमें। तो ये सारे हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और आपके लिए बोनस, इस वीडियो में आप सिर्फ भारत के ही पहाड़ नहीं पढ़ेंगे, आप पूरी दुनिया के भी पहाड़ पढ़ेंगे। रॉकी माउंटेन्स कहां पर हैं, अपलाचियन माउंटेन्स कहां पर हैं, एटलस माउंटेन्स कहां पर हैं, पेरू और इक्वाडोर जैसे कंट्रीज में कौन से पहाड़ हैं जो कि सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, एंडीज। और इस तरह के बहुत सारे ऐसे माउंटेन, उरल माउंटेन, अभी रशिया यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, ऐसे में उरल माउंटेन्स की महत्ता बढ़ जाती है, इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो ये सारे के सारे माउंटेन्स हम डिटेल स्टडी करेंगे। यानी इस वीडियो में मैं सिर्फ भारत के ही नहीं पूरी दुनिया के माउंटेन्स आपको पढ़ाऊंगा, माउंटेन्स ऑफ इंडिया एंड माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। सिट बैक, एंजॉय, एक जैसे मूवी चलती है वैसे ये वीडियो आपको देखना है। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करेगा। और इस तरह के और भी मैं वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगा समय समय पर। नीचे कमेंट्स में जरूर लिख के बताना मुझे कोई ऐसा वीडियो है जो आपको समझने में कठिनाई होती है। मुझे पिछले वीडियो के बाद जो कमेंट्स मिले थे उसमें प्रेशर बेल्ट्स, ओशियन करंट्स वगैरह ये सब बच्चों ने कहा है, तो ये भी मैं ज़रूर बनाऊंगा। आज के लिए आप इस वीडियो को एंजॉय करिए, डिटेल्ड में, एकदम डिटेल स्टडी, माउंटेन्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, हम यूपीएससी की सबसे विश्वसनीय लाइव क्लासेस की कंपनी बन गए हैं। 1.3 करोड़ लोग स्टडी IQ प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं। इस विश्वसनीयता के लिए हम आपके आभारी हैं। और अब हम यूपीएससी के जो लाइव बैचेस हैं, हर महीने 2 बैच हम लॉन्च करते हैं। हमारे लाइव बैच में आपको पूरा प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस कवर्ड मिलता है। टीचर पढ़ाते हैं, एक्सपर्ट्स क्लासेस लेते हैं। मंडे टू सैटरडे क्लासेस होती हैं रोज 2 से 3 घंटे की। आपके डाउट्स क्लियरिंग अलग होता है, आपको 1-on-1 मेंटर भी मिलता है जिससे आप 24 घंटे बात कर सकते हैं, जब चाहे आप उसे मैसेज कर सकते हैं। वो आपका टाइम टेबल, आपकी प्रिपरेशन, आप सब चीज़ में आपकी हेल्प करता है। आपको प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है इसमें, अलग से पे नहीं करना आपको। और आपको साथ में करंट अफेयर्स प्रोग्राम भी मिलता है। तो ये सब कुछ हमारा यूपीएससी जो लाइव कोर्स है उसमें आपको मिलता है। ये बैच अगर आप खरीदना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डलवा दिया गया है। आप उस पर क्लिक करके हमारे ऐप पर जाकर, अगर आप मोबाइल पर देखना चाहें तो मोबाइल पर भी देख सकते हैं, या फिर आप बड़ी स्क्रीन पर देखना चाहें तो डेस्कटॉप या लैपटॉप पर भी देख सकते हैं। आपको जब चेकआउट करें तो बस आप ये कोड डाल देना वहां पर, GG लाइव, पूरा कैपिटल में है, बीच में कोई स्पेस नहीं है, बस GG लाइव आपको डालना है और आपको हैवी डिस्काउंट हमारे कोर्स पर मिल जाएगा। वैसे भी कोर्स बहुत रीजनेबली प्राइस्ड है। जितना आप किसी भी शहर में रहने में सिर्फ 1 महीने में खर्च करेंगे उतने में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो ये है हमारा यूपीएससी लाइव, हमारा फ्लैगशिप कोर्स। और अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। ये कोड बस आप याद रखना जब चेकआउट करें, GG लाइव। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, माउंटेन्स ऑफ इंडिया एंड माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। हम सारे के सारे भारत के पहाड़ पढ़ेंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे। काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो होगा और कंसेप्चुअली भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि पहाड़ क्या होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम जो नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं उनको पढ़ेंगे, उत्तर के पहाड़। उसके बाद जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ हैं उनको पढ़ेंगे। हम जो मध्य भारत के पहाड़ हैं, जैसे कि अरावली की पहाड़ियाँ, विंध्या की पहाड़ियाँ, सतपुरा की पहाड़ियाँ, उन पे नज़र डालेंगे। और फाइनली वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स, इनको
हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम ये समझते हैं कि पहाड़ होता क्या है, क्योंकि कई सारे मिलते जुलते वर्ड हैं। जैसे एक वर्ड होता है माउंटेन और एक वर्ड होता है हिल, तो दोनों में क्या फ़र्क होता है। और एक वर्ड होता है प्लेट्यू, तो प्लेट्यू क्या होता है या पठार क्या होता है। तो माउंटेन मतलब होता है पहाड़, हिल मतलब होता है पहाड़ी, और प्लेट्यू मतलब होता है पठार। इनमें फ़र्क एक तो हाइट का फ़र्क होता है। सबसे पहला फ़र्क, पहले हम माउंटेन और हिल में कंपेयर करते हैं। जो माउंटेन होता है वो 900 मीटर से ज़्यादा होता है, और जो हिल होती है वो 300 मीटर से 900 मीटर तक होती है। मैं रिपीट करता हूँ, ऊंचाई की बात करें तो एक जो पहाड़ होता है वो 900 मीटर से ज़्यादा होता है, और जो हिल होती है, पहाड़ी होती है, वो 300 मीटर से लेके 900 मीटर तक उसकी ऊंचाई होती है। जो पठार होता है इसको हम 0 से 600 मीटर तक बोलते हैं, 0 से 600। तो हिल और प्लेट्यू में क्या फ़र्क हो जाएगा, फिर शेप का फ़र्क होता है और ऊंचाई का फ़र्क होता है। हिल जो होती है जनरली उसकी ऊंचाई ज़्यादा है, आप देख सकते हैं। जो पहाड़ी होती है वो 300 से 900 मीटर होती है, लेकिन जो पठार होता है वो 0 से 600 मीटर होता है। ये पहला फ़र्क है, पहाड़ी पठार से बड़ी होती है। पहाड़ी की जो शेप होती है वो ऐसी होती है, यानी पहाड़ी जो है वो ऊपर से ऐसे गोल हो जाती है। पहाड़ियाँ जनरली जो हैं वो हरी भरी होती हैं, आप ये शेप होती है इसकी। और पहाड़ी जो है उससे छोटा पठार होता है। तो पठार जनरली ऐसा होता है, ऐसे, फिर ये ऊपर से बिल्कुल चपटा, और फिर इस तरह से। तो जो पठार है उसकी जो ढलान है वो इस तरह की होती है, फिर ऊपर से एकदम चपटा होता है, और फिर दूसरी ढलान होती है। लोग ज़्यादा कहाँ पे रहते हैं, लोग ऑब्वियसली पठार पे ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि ये चपटा है, रहने के लिए ज़्यादा अनुकूल है। पहाड़ियों पे भी बहुत लोग रहते हैं, और पहाड़ों पे भी बहुत लोग रहते हैं। अब पहाड़ में और पहाड़ी और इसमें क्या फ़र्क होता है, तो ये तो हिल है जो मैंने आपको दिखाई है, ये हिल है, ये पठार है। और पहाड़ ऐसा होता है, पहाड़ ऐसा होता है, यानी पहाड़ में आप देख सकते हैं कि पहाड़ जो है वो ऊपर से नुकीला है, और ढलान भी बहुत ज़्यादा होती है पहाड़ के ऊपर। पहाड़ की ऊंचाई भी बहुत ज़्यादा है, 900 मीटर से ज़्यादा होती है। अब क्योंकि इतनी ऊंचाई है तो जनरली जो पहाड़ होते हैं वो बर्फ़ से ढके रहते हैं, ठीक है। स्नो कैप्ड माउंटेन्स होते हैं जनरली। और अब इसको स्नो बोलेंगे कि आइस बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, पहाड़ पे अगर बर्फ़ जमी है तो स्नो का मतलब भी बर्फ़ होता है, और आइस का मतलब भी बर्फ़ होता है, हम बोलेंगे स्नो। क्योंकि आइस कुछ नहीं होता, जो आप फ्रीजर में घर में जमाते हो उसे आइस बोलते हैं, राइट। तो आइस वो होती है, यानी कि जब हमारे वाटर वेपर हैं या जो पानी है वो जम जाते हैं तो उसे आइस कहते हैं। लेकिन जो स्नो वो होती है जो आसमान से गिरती है, उसे बोलते हैं स्नो। तो हमेशा इसलिए स्नोफॉल बोलते हैं, कभी भी आइस फॉल आपने नहीं सुना होगा। तो पहाड़ की सबसे पहली क्वालिटी क्या है, ऊंचाई। पहाड़ 900 मीटर से ज़्यादा होता है, नंबर 1। दूसरा, पहाड़ की कोनिकल शेप होती है, यानी कि ऊपर से नुकीली होती है, इस तरह से पहाड़ होता है। और स्टीप स्लोप, यानी कि ढलान काफ़ी ज़्यादा होती है, ढलान काफ़ी ज़्यादा होती है। पहाड़ों पे बहुत लोग रहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ऐसा माना जाता है कि दुनिया की 12% जनता जो है वो पहाड़ों पे रहती है। हिल्स पे तो ऑब्वियसली बहुत लोग रहते ही हैं, और प्लेट्यूज पे भी बहुत लोग रहते हैं। तो अगर मुझे पॉपुलेशन के हिसाब से वो करना हो तो सबसे ज़्यादा लोग इनमें रहते हैं प्लेट्यू पे, उसके बाद रहते हैं हिल्स में, और उसके बाद रहते हैं माउंटेन्स में। तो माउंटेन्स में क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है, और रिसोर्सेज वगैरह जो हैं उतने आसानी से, इसके आसपास दुकानें वगैरह नहीं होती, वो नहीं होती, लोग कम रहते हैं, तो यहाँ पे जनजीवन उतना ज़्यादा नहीं रहता रिलेटिव टू हिल्स। तो यहाँ पे आप इस डायग्राम में देखिए, ये जो आप सबसे पीछे देख रहे हैं ये पहाड़ हैं, ये एकदम प्रॉपर पहाड़ हैं, और इसके आगे जो आप देख रहे हैं ये हरी भरी और ये हिल्स हैं। मैं आपको एक और क्लैरिटी कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे भी आप हिल्स देख सकते हैं। हिल्स की ऊंचाई 300 से 900 मीटर। हिल्स डोम शेप होती हैं, डोम आप समझते हैं, गुंबद जैसे जो ये शेप होती है इसे डोम बोलते हैं। कई बार आपने मंदिरों के ऊपर भी डोम देखा होगा बना हुआ, या जो बुद्धिस्ट जो पगोड़ा होते हैं या स्तूपा होते हैं उनमें भी डोम होता है। तो जो हिल होती हैं ऊपर से, जैसे पहाड़ ऊपर से पैना होता है ऐसा होता है, लेकिन हिल ऊपर से डोम शेप होती हैं। तो और प्लेट्यू एकदम चपटा होता है, एकदम प्लेट्यू एकदम चपटा होता है। तो ये हिल्स हैं, यहाँ पे ये शेवरॉय हिल्स हैं तमिलनाडु की, और नीचे जो है ये जावाड़ी हिल्स हैं। तो ये हिल के एग्जाम्पल हैं। और ये है प्लेट्यू यानी कि पठार। तो पठार जो है आप देख सकते हैं ऊपर से एकदम चपटा है, पठार पे कोई खास वेजिटेशन नहीं है, लेकिन पठार पे क्योंकि ऊंचाई कम रहती है, पठार पे ऊंचाई 0 से 600 मीटर तक रहती है, तो काफ़ी लोग पठार में रहते हैं, प्लेट्यूज पे रहते हैं। भारत में 2 तरह के पठार मिलते हैं, एक तो वोल्केनिक प्लेट्यू जैसे कि डेक्कन ट्रैप या काठियावाड़ का पठार, या मालवा का पठार मध्य प्रदेश में, काठियावाड़ जो है वो गुजरात में है, और डेक्कन ट्रैप जो है वो महाराष्ट्र और ये जो एरिया है वहाँ पे है नीचे,
पेनिनसुलर इंडिया में। और बाकी दूसरे तरह के पठार होते हैं, डाइसेक्टेड पठार होते हैं, जैसे कि छोटा नागपुर का पठार है या ये सब है। तो हम उनको प्लेट्यू वाला जो अलग टॉपिक होगा उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एक ये ज़रूरी था कि मैं आपको बता दूं कि डिफरेंस क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्लेट्यू है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये डेक्कन ट्रैप है जो हमारा दक्षिण भारत है वहाँ पे। तो प्लेट्यू देख सकते हैं आप, एकदम चपटा है और इसकी ढलानें जो हैं वो किस तरह से हैं। यहाँ पे एक ये डायग्राम है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये तो पहाड़ हो गया और ये पठार हो गया, ये जो है फ्लैट वाला जो एरिया है, और ये समुद्र तल है, सी लेवल। हाँ, एक बात है, हम ये ऊंचाई कैसे नापते हैं, क्योंकि रिलेटिविटी भी कोई चीज़ होती है। मान लो कोई पर्सन हिल पे रहता है तो उसे जो पहाड़ है वो उतना ऊंचा नहीं लगेगा, लेकिन जो मैदानों के में रहता है उसे पहाड़ बहुत ऊंचा लगेगा। तो समुद्र तल से नापते हैं, जो सी लेवल होता है। तो सी लेवल से तो ये तीनों ही ऊंचे हैं, चाहे वो एक पठार हो, चाहे वो एक पहाड़ी हो, या वो एक माउंटेन हो। तो माउंटेन, हिल या प्लेट्यू, तीनों ही समुद्र तल से ऊंचे रहते हैं। अब हम एक एक करके पहले देखते हैं कि पहाड़ कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोल्ड माउंटेन की। देखो, फोल्ड माउंटेन को समझना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको यह समझना पड़ेगा जो हमारी दुनिया है हमेशा से ऐसी नहीं थी जैसी आप आज देखते हैं। इनफैक्ट ये जो भारत है, हमारा देश भारत या ऑस्ट्रेलिया, ये पहले एक ही थे, एक ही साथ थे ये। और इवन साउथ अफ्रीका, हम सब एक ही थे, ये हम जुड़े हुए थे, ये तो इसको इंडियन प्लेट बोलते थे। जो पहले प्लेट्स होती थी बहुत सारी। अब जैसे सबसे शुरू की अगर मैं बात करूं तो एक चीज़ होती थी जिसको बोलते हैं गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड कुछ नहीं है, ये सब जुड़े हुए थे आपस में, और दक्षिण अमेरिका भी अफ्रीका से जुड़ा हुआ था, ये भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। मैं इसको प्रूव कर सकता हूं। जैसे अगर आप ये वाला पार्ट देखें, इसको दक्षिण अमेरिका बोलते हैं। तो दक्षिण अमेरिका को अगर आप इस तरफ ले जाएं तो ये यहाँ पे फिट हो जाएगा। इसकी जो ये वाली चीज़ निकली हुई है ये यहाँ पे फिट हो जाएगी, तो ये जुड़ा हुआ था। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ। दक्षिण अमेरिका को अगर आप ये अफ्रीका देखें, ये अफ्रीका है, अफ्रीका का ये पश्चिमी एरिया देखें, तो यहाँ पे आप इसे फिट कर सकते हैं, जैसे आप दो उनको फिट करते हैं, लेगोज को फिट करते हैं। ठीक है ना। तो ये जुड़े हुए थे पहले और बाद में अलग हो गए। अलग होने के बहुत सारे कारण हैं, एंडोजेनेटिक फोर्सेस और बहुत कुछ है, उस पर हम टेक्निकलिटीज में नहीं जाएंगे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि भारत यहाँ नहीं था पहले, भारत यहाँ नीचे की तरफ था। और भारत वाली जो प्लेट है, जिसे इंडियन प्लेट बोलते हैं, कई बार उसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी बोलते हैं, तो वो यहाँ थी और यहाँ से फिर ये उत्तर की तरफ गई। और ये जो रशिया है, आप जानते हैं सबसे बड़ा कंट्री है दुनिया का रशिया, तो रशिया वाली जो प्लेट है उसे यूरेशियन प्लेट बोलते थे। तो ये दो प्लेट जो है आपस में टकराई। टकराने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि जैसे दो गाड़ियां टकराती हैं एकदम से, वैसे नहीं होता। ये हजारों लाखों साल प्रोसेस चलता है, धीरे धीरे वो पास आती हैं। अब फोल्ड माउंटेन बनते कैसे हैं ये आपको समझना पड़ेगा। तो उसके लिए आप यहां पर देखिए, जैसे आप इमेजिन करिए कि ये एक जमीन का टुकड़ा है और ये वाला जो है ये दूसरे जमीन का टुकड़ा है। अब ये वाला जमीन का टुकड़ा और ये वाला जो जमीन का टुकड़ा है, हम यहाँ पे इनको प्लेट्स बोलते हैं। अब इन प्लेट के कोई भी नाम हो सकते हैं, अभी हम उन पे नहीं जाएंगे, पहले कंसेप्ट समझते हैं क्या होता है। तो ये जो प्लेट जब पास आती हैं तो बीच में जो चीज़ होगी उसके साथ क्या होगा, बीच में जो चीज़ होगी उसके साथ क्या होगा, बीच में जो चीज़ होगी वो ऊपर की तरफ जाएगी, वो ऊपर की तरफ जाएगी, राइट। और जब ये प्लेट बिल्कुल पास आ जाएंगी तो एक दूसरे से टकराएंगी, एक दूसरे के खिलाफ रब करेंगी। तो उस रब के बाद क्या होगा, इनमें से एक प्लेट नीचे की तरफ जाएगी और एक ऊपर की तरफ आएगी। तो उससे जो ये चीज़ पहले ऊपर की तरफ गई थी ये और ऊपर की तरफ जाएगी, और ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। आप इसको ऐसे इमेजिन करिए, ये फोर्स कैसे लग रहा है। मान लो एक धागा है, एक धागा आपने एकदम सीधा रख दिया, एक धागा है आपने उसको सीधा रख दिया, और अब आप इस धागे पे इधर से भी फोर्स लगा रहे हैं और इधर से भी फोर्स लगा रहे हैं, तो ये धागा आपको ऐसा दिख जाएगा, ये बीच में से उठ जाएगा। आप इमेजिन करिए कि आपने धागा, तो चलिए वैसा होता है कि वो ढीला होता है, कोई ऐसी चीज़ ले लो जो मुड़ सकती है, थोड़ी सी जो थोड़ी सी लचीली होती है, ऐसी चीज़ ले लो लेकिन थोड़ी सी मजबूत हो, धागे जैसी भी नहीं। तो आप उसको अपने हाथ में पकड़ लीजिए, दोनों हाथों में, लेफ्ट से और राइट से आपने उसको पकड़ रखा है। आप ऐसे मान लीजिए कि कोई एक पेंसिल है और वो जो पेंसिल है वो थोड़ी सी लचीली है। तो आपने एक पेंसिल को लेफ्ट और राइट अपने दो हाथों में पकड़ रखा है अपनी उंगलियों से। अब आप उसको दोनों तरफ से दबा रहे हैं। अगर वो लचीली है तो आप देखेंगे कि उसका जो बीच वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ उठ जाएगा। तो यही हुआ, जो फोल्ड माउंटेन होते हैं उसमें टेक्टोनिक प्लेट्स कन्वर्ज करती हैं एक प्लेट बाउंड्री। प्लेट बाउंड्री मतलब जब ये दोनों बिल्कुल पास आ जाएंगे तो हम इसको ऐसे देखते हैं, ये दो प्लेट अब पास आ चुकी हैं तो ये इनकी बाउंड्री है। इसको लाइन ऑफ वीकनेस भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ टकरा रही हैं, इनके बीच फ्रिक्शन हो रहा है, घर्षण हो रहा है। तो इस वजह से क्या है, जो बीच में जो चीज़ें थी वो धीरे धीरे भरेंगी। अब क्या हुआ, मैं एक हिमालयाज का एग्जाम्पल देता हूँ। तो बीच में एक समुद्र होता था
ये इंडियन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी बोलते थे इसे, या इंडियन प्लेट भी बोल सकते हो। तो मैंने आपको बताया कि जो इंडियन प्लेट है वो हमेशा से यहाँ नहीं थी, वो नीचे थी पहले। तो इंडिया की जो प्लेट है वो ऊपर की तरफ आती रही, और ऊपर जो रशिया कंट्री है यानी यूरेशियन प्लेट है उसके पास वो जब आई तो ये टकराए। तो इनके टकराने से पहले बीच में एक समुद्र था जिसको टेथिस कहा जाता था, TETHYS, टेथिस। और जब ये प्लेट पास आएंगी तो इनका जो टूट टूट के वो चीजें गिरती रहेंगी या सेडिमेंट होंगे वो बीच में गिरते रहेंगे, तो ये समुद्र पूरा भर गया, दलदली हो गया। दलदली होने के बाद और ज्यादा भर गया, और जैसे जैसे ये प्लेट पास आई तो बीच में ये पिस गया एकदम। इसमें जो सेडिमेंट वगैरह थे वो ठोस होते गए, धीरे धीरे ठोस होते गए, और वो ऊपर की तरफ जाता गया। तो धीरे धीरे ये फोल्ड बनते गए ऊपर की तरफ, और बाद में जब ये प्लेट एकदम पास आ गई तो ये आज भी प्लेट एक दूसरे के खिलाफ रब करती हैं, और इसीलिए कहते हैं कि जो माउंटेन्स हैं वो और ऊंचे उठते जाते हैं। लेकिन क्या हिमालयाज की हाइट हर साल बढ़ रही है? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जितनी बढ़ती है उतनी ही फिर वो उसमें डिन्यूडेशन भी हो जाता है, यानी टूट टूट के गिरना, थोड़ा सा घिसना वो भी हो जाता है। तो अंत में हिमालयाज की हाइट उतनी ही रहती है। हालांकि कुछ साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि हिमालयाज की जो हाइट है वो हर साल इस वजह से बढ़ रही है। ठीक है, तो ये क्लियर है आपको। अब इसमें मान लीजिए मैंने आपको एक धागा या पेंसिल वाला एग्जाम्पल देके समझाया था। अब इसमें अगर ये जो एरिया है ये ऐसे उठ जाएगा तो ये एक पहाड़ बन जाएगा। ये इस तरह से जो उठ गया ये पहाड़ बन गया। तो इस तरह से हमारे फोल्ड माउंटेन दुनिया में बने। यानी जो भी फोल्ड माउंटेन हमारे बने हैं वो दो चीजों के टकराने के कारण बने हैं, दो चीजों की, दो टेक्टोनिक प्लेट्स की कन्वर्जेंस के कारण बने हैं। अब टेक्टोनिक प्लेट भी दो तरह की होती हैं, और ये बहुत आसान है समझना। ये देखिए, एक तो होती है कॉन्टिनेंटल प्लेट। कॉन्टिनेंटल प्लेट मतलब कुछ नहीं है, जमीन का टुकड़ा, उसे कॉन्टिनेंटल प्लेट बोलते हैं, जहां पानी नहीं है। और एक होती है ओशियानिक प्लेट। आखिर में हमारा जो समुद्र है, समुद्र के नीचे क्या है? समुद्र के नीचे भी तो जमीन है, तो वो ओशियानिक प्लेट हो गई। ठीक है, तो दो प्लेट जब आपस में एक दूसरे के खिलाफ रब करेंगी, एक दूसरे की तरफ आएंगी, तो वो फोल्ड माउंटेन वहां पे अपीयर हुए, दोनों के कन्वर्जेंस के कारण। आप यहां पे देख सकते हैं, इस डायग्राम में बड़ा अच्छा दिखाया है। ये इंडियन प्लेट है, यानी कि वो ये वाली है, ये ऊपर की तरफ आई, और ये यूरेशियन प्लेट है, यानी रशिया वाली जो प्लेट है वो है ये। और ये इनके टकराने के कारण बीच में जो टेथिस सी था उसके सेडिमेंट्स वगैरह सब ऊपर की तरफ चले गए और हिमालयाज बन गए। अब यहां पे अगर मैं आपसे कोई भी दुनिया के पहाड़ पूछूं कि भाई वो कैसे बने हैं, तो आप बड़े आसानी से बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अब यहां पे देखिए, ये है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, और नॉर्थ अमेरिका में ये जो पहाड़ हैं, यानी नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में जो पहाड़ हैं सारे, इनको बोलते हैं रॉकी माउंटेन। इन पहाड़ों को रॉकी कहा जाता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये रॉकी के पहाड़ कैसे बने, तो ऑब्वियसली आप कहोगे दो चीजों के टकराने के कारण। पर ये दो चीजें कौन सी टकराई? तो एक तो थी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, और साथ में, अब नॉर्थ अमेरिकन प्लेट तो कॉन्टिनेंटल प्लेट है क्योंकि ये पूरा जमीन का भूभाग है, लेकिन साथ साइड में समुंदर है, साइड में समुंदर है। तो ये जो समुंदर है ये प्रशांत महासागर बोलते हैं। तो प्रशांत महासागर में ये वाली जो नजदीक वाली प्लेट है इसको बोलते हैं जुआन डे फुका प्लेट। ये ओशियानिक प्लेट है क्योंकि ऊपर पानी है, ठीक है, ऊपर प्रशांत महासागर है लेकिन नीचे तो जमीन है, तो वो प्लेट है जुआन डे फुका प्लेट। तो जुआन डे फुका प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जब आपस में यहां पे टकराई तो बने ये पहाड़। ये पहाड़ कौन से हैं? इनको बोलते हैं रॉकी के पहाड़। चलो दक्षिण अमेरिका पे मैं आ जाता हूं। दक्षिण अमेरिका में जो ये पश्चिमी इलाका है, यहां पे बहुत लंबी पर्वत श्रृंखला है जिसे दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला बोलते हैं। ये हैं एंडीज के पहाड़, इनको बोलते हैं ANDES, एंडीज के पहाड़। अगर मैं आपसे पूछूं एंडीज के पहाड़ कैसे बने, तो दो प्लेट टकराई, कौन सी? एक तो थी नज़का प्लेट, ये नज़का प्लेट है, ये ओशियानिक प्लेट है, और ये कॉन्टिनेंटल प्लेट यानी साउथ अमेरिकन प्लेट। यानी साउथ अमेरिकन प्लेट और नज़का प्लेट जब टकराई तो बना ये एंडीज के माउंटेन। इसी तरह मैं आपको कोई भी माउंटेन बोल दूं तो आप बड़े आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी दो प्लेट टकराई होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अब यहां पे यूरोप की बात करते हैं। ये जो पहाड़ हैं ये हैं ये एल्प्स बोलते हैं, इन्हें एल्प्स बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से यहां अफ्रीका के यहां पे माउंटेन्स हैं ऊपर, इनको बोलते हैं एटलस माउंटेन। तो अब जो एटलस माउंटेन बने वो कैसे बने? तो उसमें अफ्रीकन प्लेट टकराई किसके साथ? यूरेशियन प्लेट के साथ। तो अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन, ये पूरी यूरेशियन प्लेट है, तो यूरेशियन प्लेट के साथ टकराई तो ये बन गए एटलस के माउंटेन। ठीक उसी तरह एल्प्स में भी वही दो प्लेट टकराई, अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। तो हमारे दुनिया में फोल्ड माउंटेन कौन से हैं? फोल्ड माउंटेन हमारे जैसे भारत में हिमालयाज हैं, ये फोल्ड माउंटेन है, या जो रॉकीज हैं, एंडीज हैं, या ये सारे जो पहाड़ हैं जैसे एल्प्स हो गए। बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में है एल्प, जैसे इटली, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और जर्मनी, ये सब जो कंट्रीज हैं। या एटलस के जो माउंटेन हैं अफ्रीका में, तो ये सारे के सारे हो गए हमारे फोल्ड माउंटेन। तो आई होप फोल्ड माउंटेन आपको क्लियर होगा कैसे बने। और एक छोटी सी चीज और आपके एमसीक्यू के लिए, जब ये कन्वर्जेंस होती है, मैंने एक धागे का एग्जांपल दिया था, आप इसको ऐसे मान लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा और स्टीप होता है क्योंकि माउंटेन बन रहे हैं। तो अब ये जो उठी हुई चीज है
इसको हम बोलते हैं एंटीक्लाइन। यहां पे आप देख सकते हैं ये जो क्रेस्ट और ट्रफ, आपने वेव में सुना होगा कि एक ट्रफ होता है, उभार होता है, और एक डिप्रेशन होता है जिसको ट्रफ बोलते हैं। तो ये जो उभरी हुई चीज है इसको हम बोलते हैं एंटीक्लाइन, और जो ये नीचे वाली चीज है इसे हम सिनक्लाइन बोलते हैं। तो सिनक्लाइन और एंटीक्लाइन दोनों देखने को मिलते हैं एक फोल्ड माउंटेन के स्ट्रक्चर में। तो आई होप फोल्ड माउंटेन अब आपको एकदम क्लियर होगा कि फोल्ड माउंटेन क्या होते हैं। अब याद रखिए फोल्ड माउंटेन में भी हम कई बार हम कुछ को ओल्ड फोल्ड बोल देते हैं, किसी को न्यू फोल्ड माउंटेन बोल देते हैं। वैसे आजकल मैं बता दूं, आजकल ओल्ड फोल्ड हम जो वर्ड है वो यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि जो बहुत पुराने फोल्ड माउंटेन है, बहुत ही पुराने, वो टूटते रहते हैं, खत्म होते रहते हैं धीरे धीरे, उनमें डिनुडेशन, वेदरिंग होती रहती है, अनाच्छादन जिसे बोलते हैं हिंदी में, यानी वो टूटते रहते हैं। जैसे अब अरावली के पहाड़ हैं, तो अरावली के पहाड़ ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, बहुत पहले के बने हुए हैं ये, लेकिन अब इन्हें हम ओल्ड फोल्ड नहीं बोलते, अब इन्हें बोलते हैं रेजिडुअल माउंटेन। रेजिडुअल का मतलब कुछ नहीं है जो बच गए, अवशेष, यानी वो रेजिडुअल हो गए। आप अरावली के पहाड़ अगर देखें तो कोई वो बहुत ऊंचे नहीं है और टूटे फूटे हैं, लगातार भी नहीं है, कंटिन्यूस भी नहीं है। जैसे हिमालयाज तो लगातार हैं, बीच में गैप नहीं है, लेकिन अरावली वाले जो हैं थोड़े टाइम पहाड़ चलते हैं फिर रुक जाते हैं, फिर वो। तो अरावली के जो माउंटेन्स हैं, फोल्ड माउंटेन, वैसे अरावली को हम हिल बोलते हैं क्योंकि इनकी हाइट कम है, तो हिल बोलते हैं, अरावली हिल्स बोलते हैं, बट ये फोल्ड माउंटेन्स ही हैं। फोल्ड के कारण ही बने थे अरावली वाले भी। तो अरावली है, या रशिया में है उरल माउंटेन, रशिया में उरल माउंटेन जो है ये भी फोल्ड माउंटेन है, लेकिन उरल वालों को भी हम रेजिडुअल बोलते हैं। तो कई बार आप ये भी वर्ड सुनेंगे, रेजिडुअल माउंटेन कौन से हैं, अरावली या उरल। तो रेजिडुअल कुछ नहीं है, ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। और जो नए बने हैं न्यू फोल्ड माउंटेन, उनमें सारे हो गए, जैसे नॉर्थ अमेरिका के हो गए रॉकी, या साउथ अमेरिका के एंडीज, या फिर एल्प हो गए, या एटलस माउंटेन हो गया, या फिर हिमालयाज हो गए, ये सब हो गए न्यू फोल्ड माउंटेन। तो ये क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे तरह के पहाड़ों की जिनको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। तो ब्लॉक माउंटेन कब बनते हैं? देखो, एक बहुत बड़ा फर्क ये है कि आपने देखा कि जब फोल्ड माउंटेन बने तो प्लेट जो थी वो सिर्फ पास आई एक दूसरे के, इस वजह से फोल्ड माउंटेन बने, लेकिन प्लेट टूटी नहीं थी। प्लेट जो है वो टूटी नहीं थी। जो हमारी अर्थ की प्लेट है, चाहे वो ओशियानिक प्लेट हो चाहे कॉन्टिनेंटल प्लेट हो, वो टूटी नहीं थी। लेकिन ब्लॉक माउंटेन में क्या होता है? ब्लॉक माउंटेन में फॉल्टिंग आ जाती है। फॉल्ट मतलब क्या होता है? कमी। कहते हैं ना फॉल्ट, मेरे अंदर कोई फॉल्ट नहीं है, मतलब मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, कोई अवगुण नहीं है। लेकिन ब्लॉक माउंटेन कैसे बनते हैं? हमारा जो धरती का जो क्रस्ट है वो क्रैक हो जाता है, उसमें कोई किसी तरह की फॉल्टिंग आ जाती है, तो उस वजह से ब्लॉक बन जाते हैं। अब मान लीजिए ये एक हमारी प्लेट है, ठीक है। अब ये प्लेट में भी आप जानते हैं क्रस्ट होता है, जो क्रस्ट, फिर लिथोस्फीयर होता है उसका नीचे वाला पार्ट जो बहुत ज़्यादा, जिसमें पत्थर वाला जो भाग होता है, और नीचे फिर मेंटल वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, धरती के लेयर होते हैं। तो अब ये आप मान लीजिए कि ये एक हमारी प्लेट है धरती की, और इसमें यहाँ पे दरार आ गई, ठीक है। अब ये दरार जो है वो दो तरह की होती है, कई बार उसकी शेप ऐसी भी हो सकती है, या जो उसकी शेप है वो ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है। कहने का मतलब है दरार जो आई है, अब आप इसको ऐसे इमेजिन करिए, मैं आपको एक वो दिखाता हूं। ये एक टुकड़ा है, ये एक टुकड़ा है किसी उसका लकड़ी का टुकड़ा है। इसको आप मान लीजिए कि ये आपकी प्लेट है, ये आपके प्लेट है, एक धरती की प्लेट है। मैंने लकड़ी का टुकड़ा लिया, तो लकड़ी का जो टुकड़ा है मैंने उसे बीच में से इस तरह से काट दिया, और असली में यही होता है हमारी धरती के जो क्रस्ट होता है। अब इसमें ये हरे वाला क्रस्ट है, ये येलो वाला लिथोस्फीयर है, और ये नीचे मेंटल स्टार्ट हो जाता है। तो अब इसमें एंडोजेनेटिक फोर्सेस होते हैं, यानी हमारी धरती की जो प्लेट है उनमें दो तरह के फोर्सेस होते हैं, एक जो इस तरह से लगते हैं और एक जो इस तरह से लगते हैं। इन्हें कंप्रेशन बोलते हैं, इन्हें टेंशन बोलते हैं। तो यानी कि आप किसी चीज को दबा सकते हो या किसी चीज को खींच सकते हो, दो ही चीजें आप कर सकते हो किसी टुकड़े के साथ। अब यहाँ पे दरारें आ चुकी हैं, तो ये दरारें, अब आप इमेजिन करिए कि ये तीन अलग अलग हो गए हैं, इनमें फॉल्ट आ गया है। तो धरती में भी यही होता है, धरती का जो ये टुकड़ा है, प्लेट है, ये इसमें दरार आ गई है। अब आपने क्या किया? इसको उठा लिया। उठाने के बाद आपने अभी तक इसको तीनों को दबा के रखा है, लेकिन जैसे ही आप अपना ये ढीला करोगे, अपनी जो ग्रिप है वो ढीली करोगे, तो क्या होगा? तो ये वाला जो हिस्सा है वो नीचे की तरफ जाएगा, या ये भी हो सकता है अगर आप इसे दबाओ तो ये वाला जो हिस्सा है ये ऊपर की तरफ जाए। समझ गए बात को? अब उसमें वो डिपेंड करेगा कि फॉल्ट किस तरह का है। तो ये वाला जो है हिस्सा, अगर आप मान लीजिए इसको यहां से दबाते हो और इसको यहां से दबाते हो, तो ये वाला जो हिस्सा है ये ऊपर की तरफ जाएगा, यानी ये एक ब्लॉक है पूरा का पूरा। ये पूरा का पूरा ब्लॉक ये शिफ्ट कर जाएगा ऊपर की तरफ, यानी n मास ये पूरा का पूरा ब्लॉक अब ऊपर की तरफ जाएगा, और ये दोनों रिलेटिवली नीचे आ जाएंगे, यानी ऐसा हो जाएगा। वहीं एक चीज ये भी हो सकती है
कि जो फॉल्ट है वो इस तरह का आ गया, यानी उसकी डायरेक्शन इस तरह से है, तब इसमें क्या होगा, इसमें आप अगर तीनों को आपने लगातार उठा के रखा है, एक दूसरे के साथ सटा के रखा है, आप थोड़ा सा अगर इन्हें खींचोगे, यानी टेंशन, खींचना मतलब टेंशन, तो ये बीच वाला जो हिस्सा है ये नीचे की तरफ गिर जाएगा और ये वाले जो दो हिस्से हैं ये ऊपर की तरफ रहेंगे। उस केस में ये पहाड़ हो गए, ये पहाड़ हो गए, और ये वाला जो हिस्सा है ये नीचे, ये घाटी बन गई, इसे बोलते हैं रिफ्ट वैली, इसे रिफ्ट वैली कहा जाता है। और यहां पे ये बीच वाला पहाड़ बन गया और ये घाटी बन गई, तो ये हो गई रिफ्ट वैली। तो क्लियर है ये एकदम कि जो ब्लॉक माउंटेन है वो कैसे बने। ब्लॉक माउंटेन में सबसे पहली चीज ये होती है कि जो प्लेट होती है, प्लेट के अंदर दरार आ जाती है, फॉल्ट आ जाता है, और ये फॉल्ट किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, इस तरह से भी हो सकती है या उल्टी भी हो सकती है, और उसमें फिर वो डिपेंड करेगा कि जो वो ब्लॉक बन गए, अब ये 3 ब्लॉक बन गए यहां पे, अब तो इनमें डिपेंड करेगा इनकी रिलेटिव मूवमेंट क्या है। रिलेटिव मूवमेंट में एक नीचे जा रहा है, 2 ऊपर जा रहे हैं, या एक ऊपर जा रहा है, 2 नीचे जा रहे हैं, तो जो भी ऊपर जाएगा वो माउंटेन बन जाएगा, और जो नीचे की तरफ होगा वो घाटी बन जाएगी, यानी कि रिफ्ट बन जाएगी। तो इनको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। और यहां पे आप देख सकते हैं ये एक बड़ा क्लासिक एग्जांपल है ब्लॉक माउंटेन का। तो भारत में नर्मदा नदी जो है वो रिफ्ट वैली में बहती है, तापी नदी भी रिफ्ट वैली में बहती है, जो घाटी बन जाती हैं, और ये जो पहाड़ हैं विंध्य और सतपुरा के पहाड़ जो हैं ये ब्लॉक माउंटेन का भारत में एग्जांपल है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये बीच में जो घाटी बन रही है ये पहाड़ों के, ये एक कैरेक्टरिस्टिक होती है ब्लॉक माउंटेन की। इनमें एक लगातार कंटिन्यूटी हो सकती है लेकिन बीच में घाटी जरूर रहेगी। तो ये धरती में जो फॉल्ट आते हैं उसके कारण बनते हैं, उनको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। और जो 2 प्लेट के आपस में टकराने के कारण, कंप्रेशनल फोर्सेस के कारण बनते हैं, उनको बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। तो ये है हमारे 2 तरह के माउंटेन। अब यहां पे आप देख सकते हैं ये जो पहाड़ हैं ये फ्रांस में, ये यूरोप में मिलते हैं, ये भी एक एग्जांपल है ब्लॉक माउंटेन का। इसमें भी आप देख सकते हैं बीच में काफी वेल डिफाइंड एक रिफ्ट वैली है जिसमें नदी बह रही है, और इस तरफ भी ब्लॉक माउंटेन है और इस तरफ भी ब्लॉक माउंटेन है। तो ये है ब्लॉक माउंटेन। इनके एग्जांपल आपको बता दूं, जैसे कि वॉस्जियस माउंटेन जो यूरोप में है, तो ये जो फोटो है ये वॉस्जियस माउंटेन की है, यूरोप में, फ्रांस वगैरह में है ये। फिर सतपुरा के पहाड़ भारत में, विंध्या के पहाड़, फिर उत्तरी अमेरिका में सियारा नवाडा के जो पहाड़ हैं वो भी ब्लॉक माउंटेन है, या जर्मनी में जो हर्ज ब्लॉक माउंटेन्स हैं वो भी एग्जाम्पल है ब्लॉक माउंटेन का। अब आपने इतना समझ लिया, यानी कि आपने अब क्या क्या पढ़ा। अभी तक आपने पढ़ा फोल्ड माउंटेन क्या होते हैं, आपने पढ़ा कि जो ब्लॉक माउंटेन है वो क्या होते हैं, और आपने पढ़ा रेजिडुअल माउंटेन क्या होते हैं। रेजिडुअल जैसे अरावली या उरल के पहाड़। लेकिन एक होते हैं वोल्केनिक माउंटेन, ये बड़े आसान है, ये कुछ नहीं है, वो ज्वालामुखी है, बस ज्वालामुखी जब फटता है, अब ये कोई मान लो ज्वालामुखी है, तो इसके मुंह से जो निकलता है यानी कि लावा वगैरह निकलता है वो यहीं बैठ जाता है, तो एक पहाड़ जैसी आकृति आ जाती है, और वो वोल्केनिक माउंटेन है। जैसे ये सबसे खूबसूरत पहाड़ बोलते हैं दुनिया का, माउंट फूजी। इसे सबसे खूबसूरत इसलिए बोलते हैं, आप इसकी शेप देखिए, एकदम शेप इसकी सिमेट्रिक है, जैसी आप वो उसमें बनाते हैं पेंटिंग्स में, एकदम यहां से ऐसे और यहां से ऐसे। इतनी सिमेट्री दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, और ये बिल्कुल आइसोलेटेड है, आसपास कुछ और नहीं है, तो एकदम ऐसे दिखता है बिल्कुल। माउंट फूजी जो है ये दिखता है जापान में, और माउंट किलिमंजारो, ये सब वोल्केनिक माउंटेन है, यानी कि जिनमें वोल्केनिक एक्टिविटी है, जो वोल्केनिक इरप्शन वगैरह की वजह से बने, वो है वोल्केनिक माउंटेन। तो हमने सारे तरह के माउंटेन जो हैं वो अच्छे से पढ़ लिए हैं, और अब हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि हम अब भारत के जो पहाड़ हैं उनको ढंग से पढ़ सकें। देखो, भारत के जो पहाड़ हैं उनको आपको पहले समझना पड़ेगा कि वो कहाँ कहाँ हैं और किस तरह हैं, तभी आप ये वर्ड समझ पाएंगे, जंस्कार या लद्दाख या काराकोरम और ये सब समझ पाएंगे। तो उसके लिए पहले आपको भारत का नक्शा समझना पड़ेगा। नक्शा आपको पता है, ये लेटेस्ट नक्शा है भारत का, जो कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनने के बाद बना है। अब इसमें आप ये देखिए, ये जो हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर है, ये लद्दाख है, तो ये वाले जो पहाड़ हैं इन्हें बोलते हैं ग्रेट हिमालयाज। आपको ये समझना पड़ेगा कि जो हिमालयाज हैं वो किस तरह से हैं। हिमालयाज जो हैं उनके 3 वो होती हैं लेयर, सबसे इस तरह से होती है, फिर उसके नीचे होता है, और फिर उसके नीचे होता है, यानी 3 पैरेलल हमारे चलते हैं तीनों तरह के हिमालयाज। सबसे ऊपर वाले जो होते हैं उन्हें बोलते हैं ग्रेट हिमालय, बीच वाले होते हैं मिडल हिमालय, और मिडल को लेसर भी बोलते हैं क्योंकि इनकी हाइट कम होती है, और सबसे बाहर वाले जो हैं ये इन्हें बोलते हैं शिवालिक। तो अभी इसमें मैंने जो मिडल हिमालयाज हैं और शिवालिक, इनकी पूरी चेन नहीं दिखाई है, लेकिन मैं ग्रेट हिमालयाज दिखाए हैं सबसे ऊपर वाले। ग्रेट हिमालयाज का नाम ही ग्रेट हिमालयाज है, इन्हें हिमाद्री भी बोलते हैं क्योंकि इनकी हाइट बहुत ज़्यादा है। तो जो दुनिया की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं पर्वत की, जैसे माउंट एवरेस्ट है या मकालू है, कंचनजंगा है, जो सारी हैं वो ग्रेट हिमालयाज में आती हैं। तो ग्रेट हिमालयाज जो हैं, आप देखिए यहाँ पे ये वाली जो लाइन है ये ग्रेट हिमालयाज की लाइन है, ये वाली जो लाइन है ये ग्रेट हिमालयाज की है। फिर ये पूरी जो चली गई नेपाल में, फिर ये आगे ये भूटान है तो भूटान में चली गई, फिर ये पूरा पीछे अरुणाचल तक। तो ये वाले जो हैं ये हैं ग्रेट हिमालयाज।
तो ग्रेट हिमालयाज के नीचे, यानी नीचे की मतलब दक्षिण की तरफ, यहां पे ऐसी ही एक पैरेलल रेंज चलेगी, पूरी पैरेलल रेंज चलेगी पूरा पीछे तक, ये हो जाएगी मिडल हिमालयाज। तो मिडल हिमालयाज में ये सब आते हैं, पीर पंजाल के पहाड़ या धौलाधार रेंज, ये मिडल हिमालयाज में आते हैं। और उसके नीचे एक और चेन चलेगी बिल्कुल ऐसी ही, इसी के पैरेलल, तो ये वाली जो है इसे बोलेंगे शिवालिक या आउटर हिमालयाज। तो ये तो हिमालयाज की बात हो गई, लेकिन आप इसमें देख सकते हैं कि कुछ पहाड़ ऐसे हैं जो हिमालयाज के भी ऊपर हैं, राइट। तो मैं इसमें अगर आपको दिखाऊं, यहां पे देखिए, ये ग्रेट हिमालयाज, तो ये वाली लाइन है, और जंस्कार जो रेंज है ये कुछ नहीं है। ग्रेट हिमालयाज को कश्मीर में जंस्कार बोलते हैं। मैं रिपीट करता हूं, ग्रेट हिमालयाज को कश्मीर में जंस्कार रेंज कहा जाता है। और अब हम बात करते हैं हिमालयाज के ऊपर क्या है। तो हिमालयाज तो यहीं तक बस उनका दायरा है, लेकिन हिमालयाज के ऊपर भी तो पहाड़ हैं। तो ये कौन कौन से पहाड़ हैं? ये हैं सबसे पहले काराकोरम के पहाड़। रेंज मतलब क्या होता है? श्रृंखला। देखो पहाड़ अगर लगातार हैं, बहुत सारे हैं, तो उनको फिर हम रेंज बोलते हैं, यानी कि श्रृंखला बोलते हैं। अब यहां पे काराकोरम के पहाड़ जो हैं, लद्दाख के जो पहाड़ हैं, और लद्दाख के पहाड़ जब तिब्बत में घुस जाते हैं तो उन्हें बोलते हैं कैलाश के पहाड़। यानी कि कैलाश के पहाड़ कुछ नहीं है, लद्दाख के जो पहाड़ हैं यही जब तिब्बत में घुस जाते हैं, क्योंकि ये जो है ये पूरा तिब्बत का इलाका है, तो यहां पे ये जो पहाड़ हैं इन्हें बोलते हैं कैलाश के पहाड़। क्या मैं ये बोलूं कि कैलाश के पहाड़ हिमालयाज का हिस्सा है? बिल्कुल नहीं, ये तो हिमालयाज के ऊपर हैं, तो इसलिए इन्हें कहा जाता है ट्रांस हिमालयाज। ट्रांस हिमालयाज कुछ नहीं है, मतलब हिमालयाज के भी बियॉन्ड, हिमालयाज के भी ऊपर, हिमालयाज के भी परे, इसीलिए इन्हें ट्रांस हिमालयाज कहा जाता है। तो ट्रांस हिमालयाज में कौन कौन से पहाड़ होते हैं? 3 श्रृंखलाएं ऐसी हैं, यानी अब आप देख सकते हैं ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय और आउटर हिमालय यानी शिवालिक। इनके भी ऊपर कौन कौन से हैं? तो ये भारत की बात करेंगे, सिर्फ दूसरे देशों की बात नहीं करेंगे। हिंदू कुश के पहाड़ भारत में नहीं है, इनकी बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहले काराकोरम के पहाड़, फिर लद्दाख के पहाड़ और फिर कैलाश के पहाड़, इनको ट्रांस हिमालयाज कहा जाता है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि जंस्कार के जो पहाड़ हैं वो भी ट्रांस हिमालयाज हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जंस्कार के पहाड़ ग्रेट हिमालयाज का ही ऑफशूट हैं, तो ग्रेट हिमालयाज को कश्मीर में जंस्कार बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जंस्कार वैली आपने सुना होगा, उनकी हम अभी बात करेंगे। तो सबसे पहले हिमालयाज को भी पढ़ने से पहले क्यों ना ट्रांस हिमालयाज को पढ़ा जाए, ठीक है। ट्रांस हिमालयाज कौन कौन से हैं? काराकोरम के पहाड़, काराकोरम श्रृंखला, कैलाश श्रृंखला और लद्दाख श्रृंखला। यानी लद्दाख क्या है, लद्दाख और लेह में फर्क क्या है? कई लोग पूछते हैं। लेह तो एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है, लेकिन लद्दाख जो है वो पर्वत श्रृंखला का नाम है, और अब लद्दाख तो एक अलग से यूनियन टेरिटरी है। तो शुरू करें काराकोरम। अब पहले हम पढ़ेंगे काराकोरम, ठीक है, फिर पढ़ेंगे लद्दाख और फिर पढ़ेंगे। अब काराकोरम देखिए, आप उत्तर की तरफ जा रहे हैं, यानी काराकोरम जो है ये भी बहुत ऊंचे पहाड़ होते हैं, बहुत ज्यादा बर्फ यहां पे रहती है, बिल्कुल, क्योंकि आप जितना उत्तर की तरफ जाएंगे उतनी ठंड बढ़ती जाएगी। तो काराकोरम के पहाड़ों की जो ऊंचाई है वो भी बहुत रहती है, और काराकोरम के पहाड़ों में K2 पीक है। K2 आप जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरे नंबर पे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है K2, तो ये काराकोरम श्रृंखला में आती है K2। यानी क्या K2 हिमालयाज में आती है? नहीं, ट्रांस हिमालयाज में आती है। और ट्रांस हिमालयाज में भी किसमें? काराकोरम श्रृंखला में। काराकोरम श्रृंखला का हिमालय की श्रृंखला से कोई लेना देना नहीं है। हिमालय की श्रृंखला जहां खत्म हो जाती है, काराकोरम श्रृंखला उसके ऊपर है, यानी ट्रांस हिमालयाज में। तो काराकोरम रेंज में आपको क्या क्या दिखाई देगा? काराकोरम रेंज जो शुरू कहां से होती है? पामीर नॉट। अब ये पामीर नॉट क्या है? देखो पामीर नॉट ये है कि आप यहां पे देखो, यहां से काराकोरम के पहाड़ शुरू हो रहे हैं कहीं से, इसको पामीर नॉट बोलते हैं। नॉट मतलब क्या होता है अंग्रेजी में? KNOT। नॉट मतलब होता है गांठ। जैसे आप धागा ले लेते हैं, धागे की गांठ बांध देते हैं, आप 4-5 धागे लेके उनकी आपस में गांठ बांध सकते हैं। तो इसी तरह आप यहां पे पामीर नॉट में क्या होता है, ये हिंदू कुश के पहाड़ जो हैं, ये जो पहाड़ आ रहे हैं, ये जो कंट्री है ये पाकिस्तान है और ये इसके पीछे अफगानिस्तान है। तो हिंदू कुश के जो पहाड़ हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आ रहे हैं, ये यहाँ पे मिल रहे हैं, और यहां से तिब्बत से पहाड़ आते हैं, ये तिब्बत है पूरा, तो तिब्बत से ये पहाड़ की श्रृंखला आती है, इसको बोलते हैं कुनलुन। यानी तिब्बत से जो आ रही है ये है कुनलुन, KUNLUN, कुनलुन। इधर से जो आ रहे हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान से, इन्हें बोलते हैं हिंदू कुश के पहाड़। और एक यहां नीचे पाकिस्तान से आते हैं जिन्हें बोलते हैं सुलेमान के पहाड़। तो ये जो पहाड़ हैं इन्हें बोलते हैं सुलेमान के पहाड़, यहां से हिंदू कुश के पहाड़, और यहां से पामीर के पहाड़, यहां से कुनलुन के पहाड़ जो तिब्बत से आ रहे हैं, और यहां से भारत से जो आ रहे हैं जिन्हें काराकोरम श्रृंखला, ये सारी यहां पे मिल जाती हैं। ऐसा लगता है कि 6-7 पर्वत श्रृंखला यहां पे मिल रही हैं, तो इनकी जो गांठ है इसको बोलते हैं पामीर नॉट। तो पामीर नॉट से स्टार्ट होती है काराकोरम श्रृंखला। तो पामीर नॉट से स्टार्ट होती है काराकोरम श्रृंखला, और पामीर नॉट को हम हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, दुनिया का सबसे ऊंचाई पे जो पठार है वो बोलते हैं, और इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। रूफ ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया की छत इसे कहा जाता है। तो काराकोरम श्रृंखला जितने भी ट्रांस हिमालयाज हैं उनमें सबसे लंबी और सबसे ऊंची श्रृंखला है।
सबसे लंबी मतलब लंबाई बहुत ज्यादा है, यानी लगातार जो किलोमीटर्स में अगर देखें तो काराकोरम श्रृंखला तीनों ट्रांस हिमालयाज में सबसे ऊंची है। हम यहाँ पे तीन ही ट्रांस हिमालयाज की बात करेंगे, काराकोरम, लद्दाख और कैलाश। तो यहाँ पे कौन कौन से पहाड़ मिलते हैं? पामीर नॉट पे पामीर गांठ जो है, हिंदू कुश के पहाड़, सुलेमान के पहाड़, काराकोरम के पहाड़ और कुनलुन के पहाड़, ये मिलते हैं। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है काराकोरम श्रृंखला की? केटू। अब केटू के दो नाम और हैं। केटू को गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं। गॉडविन और जो ऑस्टिन थे ये वैज्ञानिक के नाम है, गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं। इनफैक्ट ब्रिटेन में ब्रिटिश लोग इसे गॉडविन ऑस्टिन कहते थे, लेकिन चाइना वाले इसे कूगिर बोलते हैं। तो चाइना में इसे कूगिर कहा जाता है, QUOGIR, केटू, कूगिर। क्लियर? और माउंट एवरेस्ट के बाद पूरी दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत की चोटी है केटू, यानी कि काराकोरम 2, और ये 8611 मीटर। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप क्या मार्क करोगे? ठीक है, यह डिपेंड करता है कि आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को इंडिया का पार्ट मानते हो कि नहीं। डिस्प्यूटेड एरिया है, तो इसलिए हम कह देते हैं कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है ये दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है वैसे, क्योंकि अगर आप कंपेयर करें तो केटू की ऊंचाई है 8611 मीटर, लेकिन जो कंचनजंगा की ऊंचाई है 8598 मीटर। तो कंचनजंगा केटू से छोटी है, लेकिन केटू जो है ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आती है। आप यहां पे देखिए, ये गिलगिट बल्टिस्तान वाला जो एरिया है, केटू है कहां पे? मैं आपको एक मैप और दिखाता हूं। ये देखिए, ये जो मैप है ये हमारा देश है, भारत है, और यहां केटू है बिल्कुल ऊपर। ये गिलगिट बल्टिस्तान वाला जो एरिया है, तो ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। तो हम इसलिए नहीं कहते, क्योंकि डिस्प्यूटेड एरिया है, तो हम ये नहीं कहते कि भारत में केटू है। लेकिन अगर ऑप्शन में कुछ आपसे नहीं पूछा गया और केटू ऑप्शन में है, तो फिर आप केटू मार्क करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए, अगर क्वेश्चन आता है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो केटू तो हिमालय में नहीं आती, केटू तो काराकोरम के पहाड़ों में आती है, ये तो ट्रांस हिमालयाज में आती है। तो फिर आप कहेंगे कंचनजंगा, क्योंकि कंचनजंगा हिमालयाज में आती है, ग्रेट हिमालयाज में आती है। क्लियर यहां पे? तो ये है केटू। तो काराकोरम में और क्या मिलेगा आपको? काराकोरम में आपको इसके अलावा बहुत सारे ग्लेशियर मिलेंगे। ग्लेशियर मतलब हिमनद। देखो, ये बहुत ऊंचे पहाड़ों की हम बात कर रहे हैं, दुनिया के सबसे ऊंचे, तीसरे सबसे ऊंचे, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की हम बात कर रहे हैं। तो इतने ऊंचे जब पहाड़ होते हैं तो ऊपर बर्फ जम जाती है, और जब वो बर्फ टूट के गिरती है तो एकदम से सीधा पानी नहीं बनती, यानी बर्फ के टुकड़े तैरते हैं। उनको हिमनद कहा जाता है। हिम मतलब बर्फ, नद मतलब नदी, यानी बर्फ की नदी, उन्हें ग्लेशियर कहते हैं। और यही जो ग्लेशियर होते हैं, यही जो हिमनद होते हैं, इन्हीं से बाद में नदियां बनती हैं। तो तीन बहुत बड़े ग्लेशियर काराकोरम की श्रृंखला में है। पहला है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर जो है, इसे अभी अभी पर्यटकों के लिए भी खोला गया है। और सियाचिन ग्लेशियर जो है ये भारत में सबसे ऊंचा ग्लेशियर है, सबसे ज्यादा ऊंचाई पे है और सबसे लंबा भी है। 76 किलोमीटर, यानी 76 किलोमीटर तक आपको सियाचिन ग्लेशियर दिखेगा। और यहां से एक नदी भी निकलती है सियाचिन ग्लेशियर से, जिसका नाम है नुब्रा नदी। तो नुब्रा नदी जो है ये श्योक नदी की सहायक नदी है, और श्योक नदी जो है ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो नुब्रा नदी जो है ये मिल जाती है जाके श्योक में, और श्योक मिल जाती है जाके इंडस में, यानी कि सिंधु नदी में। तो दूसरा जो ग्लेशियर है वो है बाल टोरो ग्लेशियर। बाल टोरो ग्लेशियर जो है ये भी काराकोरम श्रृंखला में है, लेकिन ये गिलगित बल्टिस्तान में है, और ये 63 किलोमीटर लॉन्ग है। सियाचिन ग्लेशियर क्योंकि डिस्प्यूटेड एरिया में नहीं है, भारत का यहाँ पे दबदबा है, तो आप साफ बोल सकते हैं भाई सियाचिन ग्लेशियर तो इंडिया में है। तो इंडिया का सबसे ऊंचा और सबसे लंबा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर। तो सियाचिन ग्लेशियर को अभी खोला गया है, लेकिन आप पूरा ऊपर तक नहीं जा सकते। याद रखिए, आप ये अगर सियाचिन ग्लेशियर है मान लो ऊंचाई पे काफी, तो आप सिर्फ यहां तक जा सकते हो, यानी आप सिर्फ कुमार पोस्ट तक जा सकते हो। आप बिल्कुल ऊपर तक नहीं जा सकते, आप बाना पोस्ट तक नहीं जा सकते। लेकिन बाना पोस्ट मतलब एक हमारे सिपाही थे, सोल्जर थे, बाना सिंह, उनको परमवीर चक्र मिला था, तो उनके नाम पे बाना सिंह के नाम पे बाना पोस्ट रखा हुआ है। सबसे ऊंचाई पे जो एरिया है सियाचिन ग्लेशियर का, वहां पर आप नहीं जा सकते। आप बेस कैंप से कुमार पोस्ट तक सिर्फ जा सकते हो। तो कुमार पोस्ट तक जा सकते हो, बाना पोस्ट तक नहीं जा सकते। पर्यटन के लिए कह रहा हूं। तो सियाचिन ग्लेशियर जो है लद्दाख में है, और ये काराकोरम के पहाड़ों में है। लद्दाख मतलब लद्दाख डिस्ट्रिक्ट, जो लद्दाख है यूनियन टेरिटरी, उसमें उसकी बात हो रही है। लद्दाख पर्वत श्रृंखला की बात नहीं हो रही। लद्दाख पर्वत श्रृंखला अलग है। तो हम ये नहीं कह सकते सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख के माउंटेन रेंज में, नहीं, भारत वाला जो लद्दाख है उसमें है। क्योंकि आप अगर मैप देखें, यहां पे आप मैप देखें तो लद्दाख इतना बड़ा लद्दाख है, ये पूरा लद्दाख है। तो लद्दाख में ही काराकोरम की श्रृंखला भी आ गई। हाँ, तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी में है, लेकिन लद्दाख के पहाड़ों में नहीं है। लद्दाख रेंज अलग है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी अलग है। क्लियर? तो काराकोरम में आपको एक ग्लेशियर और बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है, वो है बियाफो ग्लेशियर। वैसे तो बहुत सारे हिमनद हैं, लेकिन जो तीन सबसे इंपॉर्टेंट है वो हैं सियाचिन ग्लेशियर, बाल टोरो ग्लेशियर, और बाल टोरो जो हिमनद है उससे एक नदी निकलती है जिसका नाम है शिगार नदी, और शिगार नदी भी जाके सिंधु नदी में मिल जाती है। फिर है बियाफो ग्लेशियर। बियाफो हिमनद,
बियाफो हिमनद जो है वो 70 किलोमीटर लंबा है, यानी भारत में सियाचिन के बाद दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है बियाफो ग्लेशियर। और बाल्टोरो ग्लेशियर है 63 किलोमीटर लंबा, यानी ये तीसरे नंबर पे आता है लंबाई में। और जो सियाचिन ग्लेशियर है इसे हम दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड बोलते हैं, हाईएस्ट बैटलफील्ड यानी जंग का मैदान। पूरी दुनिया में सबसे ऊंचाई पे जो जंग का मैदान है वो है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर एक बार पाकिस्तान ने हथियाने की कोशिश भी की थी, लेकिन भारत ने ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन मेघदूत। उसके बाद हमने सियाचिन ग्लेशियर को वापस पा लिया था। तो काराकोरम खत्म यहां पे। काराकोरम अब एकदम क्लियर होगा आपको कहां पे है। अब हम आते हैं दूसरे ट्रांस हिमालयाज पे जो है लद्दाख। तो अब लद्दाख की बात करेंगे। तो ट्रांस हिमालयाज में काराकोरम हमने पढ़ लिया है, अब हम आते हैं लद्दाख में। तो लद्दाख कहां पे है? लद्दाख काराकोरम के दक्षिण और ईस्ट में है, क्योंकि नीचे जा रहे हैं मतलब दक्षिण की तरफ जा रहे हैं। तो लद्दाख जो है ये काराकोरम के नीचे है यानी दक्षिण में है, और पूर्व की तरफ है, क्योंकि हम जब राइट में जाते हैं तो पूर्व की तरफ जाते हैं। कोई कंफ्यूजन हो तो इसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। तो ईस्ट ये है और ये वेस्ट है। पाकिस्तान हमारे वेस्ट में है, और तो दक्षिण जो है, दक्षिण और ईस्ट की तरफ है लद्दाख श्रृंखला। तो लद्दाख में आपको क्या क्या मिलेगा? लद्दाख श्रृंखला साउथ ईस्ट में आती है, साउथ में और ईस्ट में काराकोरम के पहाड़ों में। और इट इज सेपरेटेड बाय शोक रिवर फ्रॉम काराकोरम एंड बाय इंडस रिवर फ्रॉम जंस्कार रेंज इन द साउथ। कहने का मतलब यह है, ये काराकोरम की श्रृंखला है, ये लद्दाख की श्रृंखला है। इनके बीच में एक नदी बहती है। ये नदी कौन सी है? ये नदी है शोक नदी। और शोक नदी वही है जो सिंधु में जाके मिल जाती है, और शोक में मिलती है नुब्रा नदी। अब लद्दाख के नीचे ये आप जंस्कार देख रहे हैं, तो लद्दाख और जंस्कार के बीच में कौन सी नदी बहती है? ये नदी कौन सी है? तो ये है हमारी इंडस नदी। इंडस नदी किसको जुदा करती है? ये लद्दाख और जंस्कार को जुदा करती है। और लद्दाख और काराकोरम को कौन सी नदी जुदा करती है? शोक नदी। क्लियर? लद्दाख में आपको, लद्दाख के पर्वत श्रृंखला में आपको खरदुंगला पास मिलेगा, जो भारत का सबसे ऊंचाई पे मोटोरेबल रोड है, यानी आप यहां पे व्हीकल चला सकते हैं। सबसे ज्यादा ऊंचाई पे जो रोड है भारत में वो है खरदुंगला पास। और चंगला पास भी काफी एग्जाम में आता है कि चंगला पास कहां है? लद्दाख रेंज में। उसके अलावा ये लद्दाख रेंज जब चाइना में घुस जाती है तो उसे वहां कैलाश रेंज बोलते हैं। और कैलाश के जो पहाड़ हैं उनमें कैलाश पर्वत है और मानसरोवर लेक है। यहां पे लद्दाख रेंज में एक नदी भी है, एक वो भी है, लेक, झील भी है, जिसको बोलते हैं पेंगोंग सो। याद रखिए, पेंगोंग सो भारत चाइना के एकदम बॉर्डर पे है, और इसका 2/3 हिस्सा चाइना में है और 1/3 हिस्सा जो है वो इंडिया में है। ये सैलाइन लेक है। सैलाइन मतलब नमकीन पानी है इस लेक में। इसमें ऐसा नहीं है कि इस लेक में, ये बहुत खूबसूरत लेक है, बहुत साफ है, लेकिन पानी इसका पीने योग्य नहीं है। नमकीन सैलाइन वाटर इसमें आपको मिलेगा, पेंगोंग सो लेक। इसके अलावा लद्दाख की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? उसको स्टॉक कांगड़ी बोलते हैं। स्टॉक कांगड़ी जो है ये लद्दाख का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। ये आप यहां पे देख सकते हैं, ये जो ऊपर चोटी है इसको स्टॉक कांगड़ी बोलते हैं। और ये जो चोटी है हेमिस नेशनल पार्क में है। हेमिस नेशनल पार्क जो है ये भारत में एकमात्र नेशनल पार्क है जो हिमालयाज के नॉर्थ में है, यानी ट्रांस हिमालयाज में। बाकी सारे नेशनल पार्क हिमालयाज के साउथ में, लेकिन ये जो है ये हेमिस नेशनल पार्क में आती है स्टॉक कांगड़ी पीक। और हेमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, यानी लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है पूरे भारत में। अब हमने काराकोरम पढ़ लिया है, हमने लद्दाख पढ़ लिया है। अब हम आते हैं कैलाश। तो कैलाश क्या है? कैलाश मैंने आपको बताया कि लद्दाख के जो पहाड़ हैं जब वो तिब्बत में घुस जाते हैं, यानी ये अब तिब्बत में घुस गए, तो इन्हें बोल देते हैं कैलाश के पहाड़। तो कैलाश के पहाड़ ये भगवान शिव का घर माने जाते हैं। हमारे जो पुराण हैं, हमारी जो कथाएं हैं, उनमें ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव जो है वो कैलाश के पर्वत में रहते हैं। और कैलाश के जो पर्वत श्रृंखला है इसमें सबसे ऊंचा पॉइंट है माउंट कैलाश। तो माउंट कैलाश की ऊंचाई है 6638 मीटर। यहीं पे कैलाश पर्वत के पास ही एक तालाब है जिसको बोलते हैं लेक मानसरोवर। मानसरोवर यात्रा भी होती है क्योंकि हिंदू धर्म में बहुत मायने रखता है कैलाश मानसरोवर। तो मानसरोवर जो लेक है, कहते हैं यहां से 3 नदियां निकलती हैं, वैसे 4 निकलती हैं। तो इनके नाम है सिंधु नदी, सतलुज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और करनाली। करनाली को घाघरा नदी भी बोलते हैं, जो गंगा में मिल जाती है। तो ये तिब्बत से निकलती है घाघरा नदी, फिर नेपाल की तरफ जाती है, फिर भारत आती है, बिहार में जाती है। घाघरा, कोसी, गंडक, ये सारी नदियां जो हैं गंगा में मिल जाती हैं। तो उनमें जो घाघरा नदी है वो तिब्बत से निकलती है, तिब्बतन प्लेट्यू से निकलती है। क्लियर? क्योंकि कैलाश के पहाड़ कहां पे? तिब्बत में है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि तिब्बत से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, तिब्बतन प्लेट्यू, ये तिब्बत का पठार जो है, इससे कौन सी नदियां निकलती हैं? तो सिंधु नदी निकलती है, फिर वो भारत आती है, फिर पाकिस्तान जाती है। तो सिंधु नदी है। दूसरी है सतलुज। सतलुज भारत कैसे आती है? सतलुज नदी शिपकिला पास से होके आती है। सतलुज नदी शिपकिला पास जो है हिमाचल प्रदेश में, वहां से निकल जाती है और भारत आ जाती है। और फिर है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये पूरे चाइना को ट्रेवल करती है, तिब्बत को ट्रेवल करती है। यहाँ पे आप ऐसे मान लीजिए, ये कैलाश के पहाड़ हैं,
ब्रह्मपुत्र नदी निकली, फिर ये ऐसे जाएगी पूरा ऐसे पैरेलल, फिर घूम के फिर अरुणाचल में आएगी, फिर असम में आएगी ऐसे। तो ये नदी तोसांगपो जिसे बोलते हैं, और फिर है घाघरा नदी। तो यहां पे हमारा खत्म हो गया ट्रांस हिमालयाज। ट्रांस हिमालयाज हमारा खत्म, यानी कि काराकोरम हमने पढ़ लिया, लद्दाख हमने पढ़ लिया, और हमने कैलाश भी पढ़ लिया। अब हम आते हैं ग्रेट हिमालयाज पे। अब हम हिमालयाज की पढ़ाई शुरू करते हैं। अब हिमालयाज में आपको याद रखना है, हिमालयाज को कश्मीर में बोलते हैं ज़ंस्कार, तो इसको मैं अलग नाम से आपको पढ़ाऊंगा ज़ंस्कार, लेकिन ये ग्रेटर हिमालयाज ही है और कुछ नहीं है। तो ज़ंस्कार रेंज कहां है? ज़ंस्कार रेंज लद्दाख के दक्षिण में है। यहां पे देखिए मैप में लद्दाख रेंज के भी नीचे है ज़ंस्कार, तो लद्दाख के साउथ में है ज़ंस्कार, और यहां पे ज़ंस्कार नदी भी बहती है, नदी का नाम भी है ज़ंस्कार। आपने देखा होगा कि इंडस नदी और ज़ंस्कार मिलती हैं लद्दाख में, इंडस और ज़ंस्कार मिल जाती हैं। तो ये ज़ंस्कार जो रेंज है ये नीचे भी आ रही है, और यानी कि उत्तराखंड तक आती है पूरी। ये जो है ये उत्तराखंड है, ये हिमाचल है। तो ज़ंस्कार जो रेंज है ये हिमाचल में भी आ रही है और नीचे पूरा उत्तराखंड तक आती है। ये नेपाल है, ये जो कंट्री है नेपाल है, तो ये पूरी उत्तराखंड नेपाल बॉर्डर तक नीचे तक आती है। तो यहां आपको क्या क्या मिलेगा? यहां पे आपको माउंट कामेट यानी कामेट पर्वत चोटी मिलेगी, नंदा देवी जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो मिलेगा, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है नंदा देवी, वो मिलेगी। यहाँ पे केदारनाथ का जो मंदिर है वो यहीं पे है ज़ंस्कार रेंज में। केदारनाथ इतनी ऊंचाई पे क्यों है? क्योंकि वो ग्रेट हिमालयाज का हिस्सा है, क्योंकि ज़ंस्कार ग्रेट हिमालयाज है। फिर यहाँ पे लिपू लेक पास है, जो मानसरोवर की यात्रा होती है। मानसरोवर की यात्रा दो पास से होती है, दो दर्रों से होती है। एक तो है लिपू लेक पास और दूसरा है नथुला पास। नथुला पास सिक्किम में है, लिपू लेक पास पिथौरागढ़ होके जाता है उत्तराखंड। तो लिपू लेक पास जो है वो मानसरोवर तक ले जाता है, वो भी ज़ंस्कार रेंज में। इसके अलावा स्पीति वैली, लाहौल स्पीति सुना होगा आपने, हिमाचल की बात हो रही है, लाहौल स्पीति वैली, किन्नौर वैली, अगेन हिमाचल की बात हो रही है, किन्नौर, ये सब ज़ंस्कार रेंज में। स्पीति वैली, लाहौल वैली और किन्नौर वैली, और ये बहुत ऊंचाई पे हैं क्योंकि ये ग्रेट हिमालयाज का हिस्सा है। कश्मीर में इसे ज़ंस्कार बोलते हैं। अब हम बात करते हैं बाकी चीजों की। अब हम प्रॉपर हिमालयाज देखते हैं। तो ग्रेट हिमालयाज में हमने ज़ंस्कार को अलग से पढ़ा है क्योंकि उसका एक अलग नाम है, ठीक है, वरना वो ग्रेट हिमालयाज ही है। तो ग्रेट हिमालयाज, फिर मिडल हिमालयाज, फिर आउटर हिमालयाज, जो तीन मैंने लेयर बताए, ग्रेट हिमालय, उसके नीचे मिडल हिमालय, उसके नीचे शिवालिक या आउटर हिमालय, और फिर हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट की। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रेट हिमालयाज। देखो ग्रेट हिमालयाज जो हैं ये कहां से कहां तक जाते हैं? ग्रेट हिमालयाज जो हैं ये नंगा पर्वत से लेके नमचा पर्वत तक जाते हैं। यहां पे आप देखिए, ये जो ग्रेट हिमालयाज यहां से स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहां पे क्या है, ये है नंगा पर्वत। तो नंगा पर्वत आपको कौन से पहाड़ों में मिलेगा? ये सबसे वेस्ट में मिलेगा, सबसे, यानी कि ग्रेट हिमालयाज में सबसे पश्चिम की तरफ जो है वो है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत भी काफी ऊंचाई पे है। तो नंगा पर्वत से लेके पूरा ये क्रॉस करिए आप यहाँ पे ग्रेट हिमालयाज को, ये कश्मीर, उसके बाद ये लद्दाख होते हुए नीचे हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाल, और फिर ये सिक्किम को टच करते हुए, क्योंकि कंचनजंगा सिक्किम में आती है, उसके बाद फिर ये भूटान और पूरा अरुणाचल तक पीछे तक, ये सारे हैं ग्रेट हिमालयाज। ग्रेट हिमालयाज, तो ग्रेट हिमालयाज, और यहां पे खत्म होते हैं। यहां पे क्या है? यहां पे नमचा बरवा है। नमचा बरवा से ही ब्रह्मपुत्र घूम के इंडिया आती है, तो ये नमचा बरवा पर्वत है। तो नमचा बरवा पर्वत भी ग्रेट हिमालयाज में आता है। तो ग्रेट हिमालयाज कहां से कहां तक है? लगभग 2400 किलोमीटर तक लगातार हैं ग्रेट हिमालयाज। ग्रेट हिमालयाज में गैप्स नहीं है बीच बीच में, बहुत ही कम, ना के बराबर गैप है। अगर कोई पास वगैरह है तो बात अलग है, वरना गैप नहीं है। तो 2400 किलोमीटर लगातार कंटिन्यूस है ये, नंगा पर्वत से लेके कश्मीर में, और नमचा बरुआ तिब्बत में। और ये नंगा पर्वत जो है ये भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आता है। तो ये हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं, यानी स्नो कैप्ड रहते हैं, इसलिए हम इन्हें हिमाद्री भी बोलते हैं। हिम मतलब होता है बर्फ, तो हिमाद्री क्यों कहा जाता है ग्रेट हिमालयाज को? इनकी ऊंचाई बहुत है, इसलिए हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं। आप देखिए इनकी जो एवरेज ऊंचाई है वो 6100 मीटर है। समुद्र तल से 6100 मीटर, 6100 मीटर इनकी जो है वो ऊंचाई है। और ये सबसे नॉर्दर्न मोस्ट हैं। जितने भी 3 तरह के हिमालयाज हैं उनमें सबसे ज्यादा ऊंचाई पे हैं ये, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, माउंट कंचनजंगा दुनिया की 3री सबसे ऊंची चोटी, माउंट मकालू दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी, ये सब इन्हीं में आती हैं। हाँ, दुनिया की 2री सबसे ऊंची चोटी केटू नहीं आती, क्योंकि केटू काराकोरम में आती है, जो ट्रांस हिमालयाज में। क्लियर यहां पे? उसके बाद यहां पे पासेस बहुत सारे हैं, जैसे लद्दाख में है जोजिला पास। जोजिला पास लद्दाख और तिब्बत को जोड़ेगा। फिर हिमाचल में मिलेगा बारालाचला पास और शिपकिला पास, ठीक है। वैसे हिमाचल में एक पास और है रोहतांग पास, लेकिन रोहतांग पास ग्रेट हिमालयाज में नहीं है, रोहतांग पास मिडल हिमालयाज में, लेकिन बारालाचला पास जो है वो ग्रेट हिमालयाज में। फिर शिपकिला पास, जिसे सतलुज नदी भारत आ जाती है निकल के तिब्बत से। फिर उत्तराखंड में मिलेंगे आपको थागाला, नीति पास और लिपुलेख पास, ये सब ग्रेट हिमालयाज में। सिक्किम में नथुला और जलेपला 2 पास हैं, और अरुणाचल प्रदेश में है बोमदिला पास। बोमदिला पास
ये जो पहाड़ हैं ग्रेट हिमालयाज, ये बने हैं ग्रेनाइट और ग्नीस के। तो इनमें आपको क्रिस्टलाइन रॉक्स मिलेंगे, इसलिए बहुत मजबूत हैं ये पहाड़। इनमें आसानी से लैंडस्लाइड वगैरह उतने कॉमन नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा कठोर, बहुत ही ज्यादा मजबूत चट्टानें यहां पे हैं। और ग्रेट हिमालयाज लगातार हैं, यानी कंटिगुअस हैं, लगातार चलते हैं, कोई इनमें गैप बहुत ज्यादा नहीं है। इनमें बारिश जो है बहुत कम होती है यहाँ पे, और बारिश यहाँ पे जो मिडल हिमालयाज यानी लेसर हिमालयाज हैं और आउटर यानी शिवालिक हैं, उनके कंपैरिजन में बारिश भी काफी कम होती है ग्रेटर हिमालयाज में। तो ग्रेटर हिमालयाज खत्म हो गए। अब हम बात करते हैं मिडल हिमालयाज की, यानी ग्रेटर हिमालयाज के नीचे जो श्रृंखला है उसको बोलते हैं मिडल हिमालय। तो पीर पंजाल और धौलाधार ये मिडल हिमालयाज में आती है। तो मिडल हिमालयाज को अब हम शुरू करते हैं। मिडल हिमालयाज में आपको जो हाइट है ऑब्वियसली कम है, मिडल हिमालयाज की हाइट कम है ग्रेटर हिमालयाज से। और ऐसा क्यों है, इसके लिए मैं आपको एक बड़े आसान तरीके से समझाता हूं। ये हैं ग्रेट हिमालयाज, इनके नीचे आते हैं मिडल हिमालय और उसके नीचे आते हैं शिवालिक। तो हाइट कम क्यों होती जाती है, क्योंकि सबसे पहले ग्रेट हिमालयाज बन रहे थे। तो ग्रेट हिमालयाज जब बन रहे थे धीरे धीरे बन रहे थे, आप जानते हैं परत बाय परत, फोल्ड बाय फोल्ड। और ये जब बन रहे थे तो जैसे मान लो जब वो इतना बना था, यहां तक पहुंचा था बन के, तो यहां से जो टूट टूट के चीजें गिरती रही, साइड में गिरती रही, उनसे फिर ये बनते रहे। तो ऑब्वियसली इनसे तो कम ही होगी हाइट, क्योंकि इन्हीं का जो डिन्यूडेशन है, इन्हीं से टूट टूट के चीजें गिरना, इनसे घिसना, जो सेडिमेंट होते हैं, सिल्ट होता है, ग्रेवल होता है, पत्थर होते हैं, तो वो जब ये बन रहे थे तो साइड में टूट के गिरते रहे, तो उनसे बने मिडल हिमालयाज। फिर मिडल हिमालय जब धीरे धीरे बन रहे थे परत बाय परत, फिर धीरे धीरे जब ये ग्रो कर रहे थे तो उन्हीं से टूट टूट के साइड में चीजें गिरती रही, उनसे बने शिवालिक। तो ग्रेट हिमालयाज जो हैं, हिमाद्री, ये सबसे ऊंचे हैं, इसीलिए जो मिडल हिमालय या जिन्हें लेसर हिमालय बोलते हैं, ये उनसे कम हाइट है। और जो शिवालिक हैं उनकी तो हाइट बहुत ही कम है। जैसे अगर मैं ग्रेट हिमालय की बात करूं तो 6100 मीटर इनकी एवरेज हाइट है। कितने ऊंचे हैं आप इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन जो मिडल हिमालय हैं इनकी ऊंचाई 3700 से 4500 है, और शिवालिक की लगभग 1000 मीटर के आसपास है। तो और तीनों की ऊंचाई आप देख रहे हैं कि 900 मीटर से तो ज्यादा ही है, तभी हम इन्हें माउंटेन कह रहे हैं। तो इनकी जो हाइट है मिडल हिमालय की वो कम है, किससे, ग्रेटर हिमालय से। और ये डिसकंटिन्यूस भी है। डिसकंटिन्यूस मतलब लगातार नहीं है, बीच बीच में गैप काफी है। जैसे थोड़े किलोमीटर के लिए, मान लो 40-50 किलोमीटर के लिए लगातार पहाड़ हैं, फिर काफी एरिया में नहीं है, फिर दोबारा पहाड़ हैं, फिर नहीं है। लेकिन जो ग्रेट हिमालयाज हैं वो एकदम लगातार हैं 2400 किलोमीटर तक। तो लेकिन मिडल हिमालय इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, क्योंकि मिडल हिमालयाज में जितने भी सबसे फेमस हिल स्टेशन है वो सारे मिडल हिमालय में आते हैं। तो इनमें कौन कौन से रेंजेस हैं, पीर पंजाल के पहाड़ कश्मीर में जो हैं, कश्मीर में याद रखिए जो ज़ंस्कार है वो ग्रेट हिमालय है, लेकिन कश्मीर में जो पीर पंजाल है वो मिडल हिमालयाज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस बता रहा हूं आपको। पीर पंजाल की सबसे बड़ी श्रृंखला है मिडल हिमालयाज में, क्योंकि आप जानते हैं वो लगातार नहीं है, इसलिए जो श्रृंखलाएं हैं वो काफी सारी हैं। तो एक श्रृंखला ये हो गई, फिर थोड़े टाइम गैप आ गया, फिर थोड़ी जगह पे श्रृंखला है, तो कई अलग अलग श्रृंखलाएं हैं। तो सबसे लंबी श्रृंखला है पीर पंजाल जो कश्मीर में है। फिर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में ग्रेट हिमालयाज भी हैं और मिडल हिमालयाज भी हैं। तो ग्रेट हिमालयाज में तो लाहौल, स्पीति, किन्नौर वैली ये सब हो गए, और धौलाधार जो है वो मिडल हिमालयाज है। तो हिमाचल प्रदेश में धौलाधार के जो पहाड़ हैं, जो धर्मशाला वगैरह में हैं, वो सारे जो पहाड़ हैं वो मिडल हिमालयाज हैं। तो उनकी हाइट उतनी नहीं होगी जितने जो उनकी है ग्रेट हिमालयाज की। धौलाधार की हाइट उतनी ज़्यादा नहीं है। फिर उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में जो मसूरी श्रृंखला है, मसूरी श्रृंखला ये मिडल हिमालयाज है। फिर नेपाल में महाभारत के जो पहाड़ हैं, इन्हें महाभारत श्रृंखला बोलते हैं, नेपाल में है, ये भी मिडल हिमालयाज है। और पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग के जो पहाड़ हैं वो भी मिडल हिमालयाज हैं। क्लियर एकदम। ये एक और इंपॉर्टेंट अच्छी बात बताता हूं, ये ग्रेट हिमालयाज हैं, ये मिडल हिमालयाज हैं और ये शिवालिक हैं। तो अब ये जो मिडल हिमालयाज हैं जो हम पढ़ रहे हैं अभी और शिवालिक हैं, इनके बीच में क्या होता है, जो घाटी है ये घाटी उससे भर जाती है, मिट्टी वगैरह से भर जाती है और ये सपाट हो जाती है। यानी जनरली घाटी की शेप वी रहती है, लेकिन एक बार ये भर गई अच्छे से तो ये सपाट हो जाती है। तो जब ये सपाट हो जाती है तो फिर यहाँ पे आराम से लोग रह सकते हैं, घर बना सकते हैं, क्योंकि पहाड़ों की जो ढलान होती है उस पर घर नहीं बनाए जा सकते। लेकिन एक बार वहाँ मिट्टी वगैरह भर जाती है तो फिर वो सपाट हो जाते हैं, तो फिर उसमें घर वगैरह बना के लोग रहते हैं। इन्हें डून कहा जाता है। यानी कि मिडल हिमालय और शिवालिक यानी आउटर हिमालय, इनके बीच में कुछ ऐसी जगह होती हैं जिन्हें फ्लैट वैली कहा जाता है, यानी कि चपटी घाटियां। तो चपटी घाटियां जब हो जाती हैं तो लोग वहां रहते हैं, इन्हें डून कहा जाता है। जैसे देहरादून जो है ये उत्तराखंड की राजधानी है,
तो ये एक डून है, यानी चपटी घाटी है ये, राइट। ऐसे ही और भी हैं, जैसे पतली डून है, तो कई तरह के डून यहां पे आपको मिलेंगे। सबसे फेमस है देहरादून। तो डून कहां मिलते हैं? डून जो आपको मिलेंगे वो आपको ग्रेट हिमालयाज में नहीं मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे मिडल हिमालय और शिवालिक के बीच में, मिडल हिमालय और शिवालिक के बीच में। पीर पंजाल के पहाड़ सबसे लंबी श्रृंखला है मिडल हिमालयाज की। पीर पंजाल के जो रेंज है, यहाँ पे झेलम नदी, चेनाब नदी वगैरह बहती है, और यहाँ पे कुछ फेमस दर्रे भी हैं, जैसे पीर पंजाल पास है, बनिहाल पास है। ये जो बनिहाल पास है ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। धौलाधार की अगर बात करें तो हिमाचल में है, और यहाँ पे रावी नदी इनको कट करती है, धौलाधार रेंज को। भारत के जितने भी बड़े बड़े हिल स्टेशन है सबसे फेमस, वो सारे के सारे जो हैं वो किस में आते हैं? मिडल हिमालय। जैसे शिमला, मसूरी, डलहौजी, रानीखेत, नैनीताल। नैनीताल एक वैली का नाम है, याद रखिए, नैनीताल घाटी है। अल्मोड़ा जो उत्तराखंड में, अल्मोड़ा, नैनीताल भी उत्तराखंड में है। डलहौजी जो है हिमाचल में है। मसूरी जो है ये उत्तराखंड में है। शिमला हिमाचल में है। रानीखेत जो है ये उत्तराखंड में है। फिर दार्जिलिंग, दार्जिलिंग जो है पश्चिम बंगाल में है। तो ये सारे के सारे मिडल हिमालयाज में आते हैं। इसमें कुछ और भी घाटी हैं, जैसे कश्मीर घाटी। तो कश्मीर घाटी किस में आती है? ग्रेट हिमालयाज में कि मिडल हिमालय में? मिडल हिमालय में आती है। उसी तरह से कांगड़ा वैली और कुल्लू वैली, जो दोनों वैली हैं, एक कांगड़ा वैली और एक कुल्लू वैली, ये भी मिडल हिमालयाज में आती हैं। लेकिन लाहौल वैली, स्पीति वैली और किन्नौर वैली ये ग्रेट हिमालयाज में आती हैं। तो यहां तक अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमने ग्रेट हिमालयाज को पढ़ लिया है, मिडल हिमालयाज को पढ़ लिया है। अब हम आते हैं शिवालिक, यानी कि आउटर हिमालय। उसके लिए दोबारा मैप देखेंगे, यानी ये ग्रेट हिमालयाज पढ़ लिया है, मिडल पढ़ लिया है। अब सबसे बाहर वाले शिवालिक, सबसे नीचे की तरफ जो है वो शिवालिक है। तो शिवालिक तो उनकी उतनी हाइट नहीं है, यानी जो उनकी एवरेज हाइट है वो सिर्फ 900 से 1100 मीटर है, तो काफी कम है। तो सबसे बाहर वाले यानी आउटर मोस्ट, इन्हें इसलिए आउटर हिमालयाज या शिवालिक बोलते हैं। तो शिवालिक कहां से कहां तक जाते हैं? ये जम्मू कश्मीर से असम तक जाते हैं, यानी पूरा आगे तक नहीं जाते अरुणाचल तक, असम तक ही जाते हैं बस ये, जम्मू कश्मीर से असम। क्योंकि ग्रेट और मिडल हिमालय जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर से अरुणाचल तक जाते थे। ये सेडिमेंट्स वगैरह के बने हैं, जो भी सेडिमेंट नदियां वगैरह लेके आई हैं मेन हिमालयाज रेंजेस से, जो बड़े हिमालयाज हैं उनसे, उन्हीं के सेडिमेंट वगैरह से बने हैं। तो इनमें ग्रेवल और अलूवियम देखने को मिलता है। अलूवियम बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी को, जो मिट्टी नदी अपने साथ लाती है उसे अलूवियल सॉइल बोलते हैं। तो अलूवियल सॉइल में दो तरह का अलूवियम होता है, ओल्ड अलूवियम और न्यू अलूवियम। तो आपने खादर या बांगर सुना होगा, तो खादर और बांगर उन्हें कहा जाता है, दो तरह का अलूवियम होता है। फिर इनके भी अलग अलग नाम है, जैसे शिवालिक्स को जम्मू में बोलते हैं जम्मू हिल्स। तो जो फेमस जम्मू हिल्स हैं वो कुछ नहीं है, शिवालिक ही हैं वो। अरुणाचल प्रदेश में डफला, मीरी, डफला पहाड़ियां, मीरी की पहाड़ियां, अबौर या मिशमी हिल्स, ये सारे शिवालिक हैं। उत्तराखंड में ढांग रेंज और दुंडवा जो रेंज है, डुंडवा, ये पूरी नेपाल बॉर्डर तक जाती है। थोड़ी बहुत यूपी में भी एक्सटेंड करती है डुंडवा रेंज। नेपाल में चुरिया घाट हिल्स, ये सारे के सारे शिवालिक के अलग अलग नाम है, अलग अलग जगह पे। तो अब हमने हिमालयाज पूरी तरह से जो है खत्म कर लिए हैं। अब हम आते हैं भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में जो पहाड़ियां हैं, और ये बहुत खूबसूरत मैप हमारी टीम ने तैयार करा है। इसमें इतना आसान हो जाएगा आपके लिए ये देखना कि कौन सा क्या है। पहले तो आप नॉर्थ ईस्ट को याद रखिए। देखो नॉर्थ ईस्ट में ये जो बादल जैसी शेप का है ये मेघालय है। तो मेघालय में 3 तरह की हिल मिलेंगे आपको, गारो, खासी और जैंतिया। गारो, खासी और जैंतिया, ठीक है। फिर ये असम है जो बीच में है येलो कलर का, इसमें मिकिर की पहाड़ियां आपको मिलेंगी, और ये एक्चुअल लोकेशन है जो इनकी है। अरुणाचल में 5 तरह के पहाड़ हैं, एक तो है डफला, फिर है मीरी, फिर है आबोर और फिर है मिशमी। फिर ये जो म्यांमार बॉर्डर पे एकदम पहाड़ियां, इनको बोलते हैं पटकई बम, और पटकई बम भी अरुणाचल में है। डफला, मीरी, आबोर, मिशमी और पटकई बम। उसके बाद नागालैंड में है नागा की पहाड़ियां, मणिपुर में है ईस्ट मणिपुरी हिल, और मिजोरम में है मीजो हिल, जिन्हें लुशाई हिल भी बोलते हैं। तो आप इनको मीजो हिल बोल लो या लुशाई हिल बोल लो, बात एक ही है। त्रिपुरा में कोई खास पहाड़ियां नहीं है, ये त्रिपुरा है। तो त्रिपुरा में कोई कुछ नहीं है, ये बांग्लादेश है और ये बंगाल है। तो बंगाल में सिर्फ बस दार्जिलिंग वगैरह में पहाड़ियां हैं, कलिम्पोंग वगैरह में पहाड़ियां हैं, और दार्जिलिंग में जो पहाड़ियां हैं वो हम देख चुके हैं, वो मिडल हिमालयाज की पहाड़ियां हैं। तो ये हमारे नॉर्थ ईस्ट के सारे जो हिल हैं, डफला, मीरी, अबोर, मिशमी और पटकई बम अरुणाचल में है, और यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। तो इसमें बस आपको नाम याद रखने हैं, आपके लेवल के लिए इतना ही जरूरी है, इससे ज़्यादा नहीं आता है। आपसे सीधा क्वेश्चन आता है पटकई बम पहाड़ियाँ कहाँ हैं? अरुणाचल म्यांमार बॉर्डर पे हैं। फिर डफला, मिशमी, आबोर, मीरी, मीकिर और मीरी में कंफ्यूज मत होना, मीरी जो है अरुणाचल में है, मीकिर जो है वो असम में है। फिर मेघालय में गारो, खासी और जैंतिया। नागा हिल्स नागालैंड में है, और नागा हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है सरामती। सरामती देखने जाना है तो नागालैंड जाना पड़ेगा।
और मिजोरम में मीजो की पहाड़ियां या लुशाई की पहाड़ियां बोलते हैं। याद रखिए, इनमें सबसे ऊंची जो चोटी है उसको बोलते हैं ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन, जिसकी ऊंचाई सिर्फ 2157 मीटर है। तो आप देख सकते हैं कि इनकी जो सबसे ऊंची चोटियां भी हैं वो काफी मतलब कम हाइट की हैं। जैसे नागा हिल्स में सबसे ऊंची चोटी सिर्फ 3826 मीटर ऊंचाई है। और इसी से आप पता लगा सकते हैं कि जो ये पहाड़ियां हैं उत्तर पूर्व की, ये सेडिमेंट्री रॉक्स की बनी है, सेडिमेंट्री रॉक्स। अब यहां पे हमने क्या क्या खत्म कर लिया देखते हैं। हमने पूरा का पूरा नॉर्थ सारा ढंग से पढ़ लिया है, ट्रांस हिमालयाज, हिमालयाज सब अच्छे से पढ़ लिया है, और हमने नॉर्थ ईस्ट पढ़ लिया है। अब बचा है हमारा मेन लैंड इंडिया। तो अब हम शुरू करते हैं मेन लैंड इंडिया। तो पहले पढ़ते हैं अरावली की पहाड़ियां। तो अरावली की पहाड़ियां कोई बहुत मुश्किल नहीं है समझना, मैं आपको बता देता हूं कैसे हैं। देखो यहां दिल्ली है, यहां कहीं दिल्ली है, तो दिल्ली से शुरू हो जाओ। दिल्ली से शुरू होती हैं और ये दक्षिण नीचे की तरफ और पश्चिम की तरफ जाती हैं और गुजरात तक जाती हैं। तो ये है अरावली की पहाड़ियां, यानी कि दिल्ली फिर हरियाणा को क्रॉस करती हैं, और हरियाणा में जो गुड़गांव, फरीदाबाद वगैरह ये सब जो एरिया है, उसके बाद ये जाती हैं राजस्थान और फिर गुजरात में जाके खत्म हो जाती हैं। तो इनकी डायरेक्शन क्या है? इनकी डायरेक्शन है नीचे, यानी दक्षिण की तरफ और पश्चिम की तरफ, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ जा रही हैं। ठीक है, ये है अरावली की पहाड़ियां। तो अरावली की जो पहाड़ियां हैं इन्हें ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन बोलते हैं, सबसे पुरानी फोल्ड माउंटेन है ये। अब इन्हें रेजिडुअल माउंटेन कहा जाता है। दिल्ली से शुरू होती हैं, फिर ये दक्षिण हरियाणा से पास होके राजस्थान से गुजर के और गुजरात में खत्म हो जाती हैं। तो लगभग 800 किलोमीटर लगातार हैं ये पहाड़ियां, लेकिन एकदम लगातार नहीं है, इनमें गैप बहुत ज्यादा है। जैसे थोड़ी सी हैं, फिर काफी देर तक नहीं आएंगी, फिर आप देखेंगे कि, और हिल्स हैं, वैसे भी इनकी हाइट बहुत कम है। आप देख सकते हैं इनकी हाइट सिर्फ 400-600 एवरेज है, और ये गुजरात में पूरी पालनपुर तक जाती हैं। ठीक है, दिल्ली से गुजरात जाती हैं हरियाणा और राजस्थान होकर, और इनकी एवरेज हाइट है सिर्फ 400 से 600। इनमें सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो माउंट आबू में। गुरु शिखर, यहां पे एक फेमस मंदिर भी है माउंट आबू में, जिसको दिलवारा मंदिर बोलते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो गुरु शिखर की हाइट आपको याद रखनी है 1722 मीटर। तो ये है अरावली की पहाड़ियां। तो अरावली में बस इतना ही है। अब हम बात करते हैं विंध्या और सतपुरा, जो हमारे ब्लॉक माउंटेन है भारत में दो, एक तो विंध्या और एक सतपुरा। अब इनमें एक चीज याद रखिए, ये शुरू कहां से होते हैं। तो ये बहुत खूबसूरती से दिखाया गया इस मैप के अंदर। देखिए यहां से, ये गुजरात है, ये तो पता है आपको स्टेट्स पता होंगे। ये गुजरात है, ये मध्य प्रदेश है, और फिर ये छत्तीसगढ़ है, ये झारखंड है, ऊपर बिहार है, और ये जो है ये उत्तर प्रदेश है। तो ये जो देख रहे हो आप यहाँ पे, ये क्या है? सोनभद्र, ऊपर मिर्जापुर, ये इलाहाबाद, ये वो वाला एरिया है, और ये नीचे छत्तीसगढ़ है। अब यहाँ पे विंध्या देखते हैं, पहले विंध्या फिर सतपुरा। तो पहले विंध्या देखते हैं। ये गुजरात है, ठीक है, ये गुजरात है। तो ये गुजरात में शुरू हो रहा है विंध्या के पहाड़, फिर ये जा रहे हैं नॉर्थ मध्य प्रदेश। तो इसमें जो ये बुंदेलखंड वाला इलाका है जो यूपी से लगता है, वहां ये जा रहे हैं पूरा का पूरा। यहाँ पे जो शिवपुरी का इलाका है, फिर ये आगे आ जाओ दतिया वगैरह, ये सब जो एरिया है, फिर ये पूरा विंध्या चल रहे हैं। और बीच में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये राजस्थान है। तो ये राजस्थान को भी छू रहा है, यानी राजस्थान में हम ये नहीं कह सकते कि विंध्या की पहाड़ियां नहीं है, बहुत कम, लेकिन नीचे बॉर्डर है, बिल्कुल है। तो यानी कि गुजरात राजस्थान बॉर्डर और मध्य प्रदेश बॉर्डर, यहां से स्टार्ट हो रही हैं विंध्या की पहाड़ियां, फिर मध्य प्रदेश को क्रॉस कर रही हैं, और मध्य प्रदेश को क्रॉस करके फिर आगे घुस रही हैं। कहां तक घुस रही हैं? अब ये देखो, ये बिहार है ऊपर, तो ये आगे दो भाग में वो हो जाती है, नीचे झारखंड और ऊपर बिहार। तो बिहार में ये कौन सा जिला है? थोड़ी बहुत आपको मैप की जानकारी होनी चाहिए। ये जो जिला है कैमूर का जिला है, और ये रोहतास है। यानी कि गुजरात में यहां से शुरू हुई बॉर्डर से और पूरी बिहार तक गई, किसको क्रॉस करते हुए? पूरे मध्य प्रदेश को क्रॉस करते हुए, यूपी को छूते हुए। तो यूपी में आप देख सकते हैं कि जो सोनभद्र है, और ये जो मिर्जापुर और ये इलाहाबाद वगैरह, यहां भी ये पहाड़ियों का वर्चस्व है। और नीचे छत्तीसगढ़ को भी छू रही है, तो छत्तीसगढ़ में भी थोड़ी बहुत घुस रही है ये, और झारखंड और बिहार में भी घुस रही है। तो बिहार में सासाराम जो है वहां तक जाती है, सासाराम जिले तक जाती है विंध्या की पहाड़ियां। क्लियर है? अब आते हैं नीचे, देखते हैं सतपुरा की पहाड़ियां। और आप जानते हैं ब्लॉक माउंटेन है ये, तो ब्लॉक माउंटेन में रिफ्ट वैली होगी। तो रिफ्ट वैली जो होती है उसमें नदियां बहती हैं। तो विंध्या और सतपुरा के बीच में बहती है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक से निकलती है, कहीं पे यहां से अनूपपुर जिले में आता है, वहां से फिर ये विंध्या और सतपुरा के बीच में, विंध्या जो नदी, वो विंध्या और सतपुरा के बीच में नर्मदा नदी बहती है, और नर्मदा नदी फिर जो है वो अरब सागर में गिर जाती है। और सतपुरा, तो सतपुरा जो है ये कहां से शुरू हो रहा है? अब ध्यान से देखिए, ये भी गुजरात से शुरू हो रहा है। ये गुजरात, दक्षिण गुजरात है, ये जो इलाका है दक्षिण गुजरात, और फिर ये मध्य प्रदेश और नॉर्थ महाराष्ट्र इनको छू रहा है, इन यहां पे एक्सटेंड कर रही हैं, और फिर ये खत्म हो रही हैं यहां पे जाके, यानी कि छत्तीसगढ़ में जाके। मैं रिपीट करता हूं, विंध्या की पहाड़ियां गुजरात में शुरू हुई और मध्य प्रदेश को क्रॉस करके बिहार में खत्म हो गई। सतपुरा की पहाड़ियां गुजरात में शुरू हुई और पूरा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, नॉर्थ महाराष्ट्र को क्रॉस करके फिर ये छत्तीसगढ़ में खत्म हो गई।
अब आपने विंध्या की जो पहाड़ियां हैं वो देख लिया कहाँ हैं, सतपुरा की पहाड़ियां देख लिया कहाँ हैं। एकदम इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। विंध्या ऊपर है, सतपुरा नीचे है, कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ पे खत्म हो रही है। परंतु अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है इनके। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे देखते हैं, पहले विंध्या देखते हैं। विंध्या के तो कोई ज्यादा नाम नहीं है, विंध्या ही बोलते हैं, हर जगह इन्हें विंध्या ही बोलते हैं। परंतु जब ये बिहार में घुस जाती हैं, ये बिहार है, तो जब ये बिहार में घुस जाती हैं तो ये जिला कौन सा है, कैमूर, और ये कौन सा है, सासाराम। तो वहां उन्हें कैमूर की पहाड़ियां बोलते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कैमूर की जो पहाड़ियां हैं वो कहां हैं, तो आंसर है बिहार। दूसरा, अगर कैमूर की पहाड़ियां जो हैं ये कौन सी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, तो आंसर है विंध्या की पहाड़ियों का हिस्सा है कैमूर की पहाड़ियां। कोई डाउट यहां पे। अब आते हैं सतपुरा की पहाड़ियों पे। देखो सतपुरा की पहाड़ियों के अलग अलग नाम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो मेन पार्ट है इसका, जो सतपुरा की पहाड़ों का मेन पार्ट है, उसे बोलते हैं महादेव, उसे बोलते हैं महादेव। फिर सतपुरा की पहाड़ियां जब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से होके छत्तीसगढ़ में घुस जाती हैं, ये छत्तीसगढ़ है, तो यहां इन्हें बोला जाता है मैकाल, मैकाल। और गुजरात में, दक्षिण गुजरात में जब ये होती हैं तो इन्हें बोला जाता है राजपीपला, राजपीपला। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई राजपीपला की पहाड़ियां कहां हैं, तो आप कहेंगे गुजरात। महादेव की पहाड़ियां कहां हैं, तो महादेव की पहाड़ियां जो हैं वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, नॉर्थ महाराष्ट्र में। और मैकाल की पहाड़ियां कहां हैं, मैकाल की पहाड़ियां छत्तीसगढ़ में। पर ये सब किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, ये सब की सब सतपुरा का हिस्सा हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। और कैमूर किसका हिस्सा है, कैमूर विंध्या का हिस्सा है। ये आपको बताना जरूरी था। और आप जानते हैं विंध्या और सतपुरा के बीच में नर्मदा नदी बहती है और वो गिरती है अरब सागर में। और सतपुरा के दक्षिण में बहती है तापी नदी और वो गिरती है अरब सागर में। कोई डाउट? सतपुरा के दक्षिण में तापी नदी बहती है, अरब सागर में गिरती है। और विंध्या और सतपुरा के बीच में नर्मदा नदी बहती है और वो अरब सागर में गिरती है। तो नर्मदा और तापी गिरती है अरब सागर में, ये दो नदियां। और बाकी सारी जो है दक्षिण भारत की नदियां वो गिरती हैं पश्चिम बंगाल में, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। उनको हम नदियों में डिटेल में पढ़ेंगे। पहले विंध्या देखते हैं। तो विंध्या कहां से कहां जाता है? विंध्या जो है साउथ गुजरात से सासाराम इन बिहार तक 1200 किलोमीटर तक लगातार पहाड़ियां हैं ये। इनकी जो ऊंचाई है बहुत कम है, 300 से 650 मीटर है, 300 से 650 मीटर है ये पहाड़ियां। और भारनेर हिल और कैमूर हिल इनकी ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है। तो कई बार ये भी पूछते हैं भारनेर हिल, कुछ नहीं है, भारनेर हिल विंध्या की पहाड़ियों का ही नाम है, भारनेर हिल। और कैमूर हिल भी विंध्या की पहाड़ियों का नाम है। बिहार में विंध्यास को कैमूर हिल बोलते हैं। इन विंध्या की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है सद्भावना शिखर, जिसे गुडविल पीक अंग्रेजी में बोलते हैं। इसकी ऊंचाई है 2467 फीट या 752 मीटर, 752 मीटर। सतपुरा, सतपुरा को सतपुरा क्यों बोलते हैं? क्योंकि सतपुरा रेंज है, यहाँ पे 7 पहाड़ हैं, बड़े बड़े 7 चोटियां हैं, तो इसलिए सत मतलब 7, सातपुरा, 7 पहाड़ों का श्रृंखला, तो सतपुरा इसलिए बोलते हैं। सतपुरा नेशनल पार्क भी है यहाँ पे। तो ये कहाँ से कहाँ तक जाती हैं? ये जो हैं ये गुजरात और उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र को टच करते हुए ये छत्तीसगढ़ तक जाती हैं। तो इन्हें वेस्ट में यानी गुजरात में बोलते हैं राजपीपला, उसके बाद इन्हें बोलते हैं महादेव और फिर बोलते हैं मैकाल। लगभग 900 किलोमीटर ये लगातार चलती हैं सतपुरा की पहाड़ियां। इनकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो महादेव की पहाड़ियों में आती है और उसका नाम है धूपगढ़। धूपगढ़, धूपगढ़ की ऊंचाई है 1350 मीटर और ये पंचमढ़ी में है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। क्लियर है? तो अब हमने विंध्या भी पढ़ लिया, सतपुरा भी पढ़ लिया। अब बचे हैं बस वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। देखो वेस्टर्न घाट अब कहां से कहां तक जाते हैं, बड़ा आसान है। यहां डायग्राम में देखो, पश्चिमी घाट जो हैं ये दक्षिण गुजरात से शुरू हो रहे हैं, फिर पूरा महाराष्ट्र क्रॉस कर रहे हैं, फिर गोवा, कर्नाटका और नीचे पूरा केरल, नीचे कन्याकुमारी तक। कोई डाउट? और ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट जो हैं ये उड़ीसा से शुरू हो रहे हैं, उसके बाद ये आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद ये जो है तेलंगाना है, तो तेलंगाना को छूते हुए नीचे आ जाइए, नीचे फिर ये यहाँ पे तमिलनाडु और फिर ये केरला में घुस रहे हैं, कर्नाटका में भी घुस रहे हैं। तो ये हैं ईस्टर्न घाट्स, ये है वेस्टर्न घाट, ये है ईस्टर्न घाट। फर्क क्या है? फर्क ये है, देखो घाट कुछ नहीं होता, पहाड़ियों को घाट बोलते हैं। पहाड़, घाट शब्द से कंफ्यूज मत हो, घाट कुछ नहीं है, घाट है पहाड़ियां, बस खत्म। ठीक है? फर्क ये है कि जो पश्चिमी घाट है वो अरब सागर से लगते हैं और जो ईस्टर्न घाट है वो बंगाल की खाड़ी से लगते हैं। सबसे पहला फर्क तो ये है। दूसरा, पश्चिमी घाट है वो लगातार है, इनमें गैप बहुत कम है, लेकिन जो ईस्टर्न घाट है इनमें गैप काफी है बीच बीच में। जैसे यहां कहीं पहाड़ियां आई, फिर कुछ समय तक नहीं आई, फिर आ गई, फिर नहीं आई, फिर आई, लेकिन पश्चिमी घाट लगातार है, इनमें गैप बहुत कम है। ईस्टर्न घाट जो है वो लगातार है। पश्चिमी घाट जो है उनकी ऊंचाई अगर हम नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएं यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएं तो बढ़ती है। इसीलिए जो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है वो एकदम दक्षिण में है, यहां पे जिसे बोलते हैं अनाई मुड़ी, अनाई मुड़ी। तो अनाई मुड़ी जो है वो एकदम नीचे है, क्योंकि पश्चिमी घाट की ऊंचाई अगर हम गुजरात से कन्याकुमारी तक देखें तो गुजरात से बिल्कुल नीचे तक एकदम बढ़ती है लगातार। लेकिन ईस्टर्न घाट में उल्टा है,
ईस्टर्न घाट की ऊंचाई उत्तर जाने से बढ़ती है, तो इसलिए ईस्टर्न घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो एकदम यहां पे है, ओडिशा आंध्रा बॉर्डर पे, जिसे बोलते हैं अरमाकोंडा। अरमाकोंडा। तो आइए पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को शुरू करते हैं। यहां पे और अच्छे से दिखाया गया है, ये देखिए पश्चिमी घाट एकदम लगातार हैं, इनमें गैप बहुत कम है। तो पश्चिमी घाट में कौन कौन सी पहाड़ियां आती हैं? कोडाचद्री, कोडाचद्री कर्नाटक में है। नीलगिरी, नीलगिरी की पहाड़ियां जो हैं ये पश्चिम और पूर्वी घाट को जोड़ती हैं। डोडा बेटा चोटी है पहाड़ की, अनाईमुड़ी भी चोटी है। फिर ईस्टर्न घाट में शेवरॉय, जवाड़ी की पहाड़ियां, शेवरॉय की पहाड़ियां, पालकोंडा की पहाड़ियां, नल्ला मल्ला की पहाड़ियां, ये सारी जो हैं ये ईस्टर्न घाट है। और आप देख सकते हैं बीच बीच में गैप बहुत ज्यादा है, यहां पे है फिर यहां नहीं है, फिर यहां है फिर यहां नहीं है, फिर यहां भी नहीं है। और ये एरिया है जहां पे ये मिल जाती हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की, इसे नीलगिरी हिल कहा जाता है। क्लियर? बाकी हम यहां पे ये भी देखेंगे, जैसे अब आप देख रहे हैं कि सतपुरा की पहाड़ियों में ये गावलीगढ़ हिल है, तो ये गावलीगढ़ कुछ नहीं है, उनका लोकल नाम रख दिया महाराष्ट्र में। इस तरह के जो थोड़े बहुत नाम होते हैं वो मैं आपको एंड में बता दूंगा। जैसे आप यहां पे देख रहे हैं गरजाट हिल, गरजाट की पहाड़ियां उड़ीसा में है, तो ये मैं नाम आपको एक स्लाइड में बता दूंगा। तो वेस्टर्न घाट जो है इन्हें महाराष्ट्र और कर्नाटक में सह्याद्री कहा जाता है। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र और कर्नाटक में सह्याद्री कहा जाता है। नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं वो केरल और तमिलनाडु में है। ये भी नीलगिरी की पहाड़ियां भी वेस्टर्न घाट्स का हिस्सा है। क्लियर? लेकिन ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों पे। फिर केरला में कार्डमम हिल यानी इलायची की पहाड़ियां, वो भी वेस्टर्न घाट का हिस्सा है। यहाँ पे इलायची की खेती बहुत होती है, कार्डमम हिल कहा जाता है। और केरल में अन्नामलाई की पहाड़ियां, जहां पे अनाईमुड़ी है, तो अन्नामलाई की पहाड़ियां भी वेस्टर्न घाट का हिस्सा हैं। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है पश्चिमी घाट में और पूरे पेनिनसुलर इंडिया में। अनाईमुड़ी की ऊंचाई है 2695 मीटर। अनाईमुड़ी जो है यहां पे 3 पहाड़ियां मिलती हैं, एक तो अन्नामलाई हिल जो केरल से आती है, पल्ली हिल जो तमिलनाडु की तरफ से आती है, और कार्डमम हिल जो केरल से आती है, दक्षिण केरल से। तो अन्नामलाई की पहाड़ियां भी पश्चिमी घाट है, कार्डमम हिल इलायची की पहाड़ियां भी पश्चिम घाट है, और पल्ली हिल जो है तमिलनाडु से जो आती है केरल की तरफ, ये भी पश्चिम घाट है। तो पल्ली हिल्स भी पश्चिम घाट का हिस्सा है। फेमस टूरिस्ट स्पॉट भी है पल्ली हिल्स। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा, तो 2637 मीटर ऊंचाई है। अनाईमुड़ी सबसे ऊंची है, डोडा बेट्टा जो है ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है पश्चिमी घाट्स की। उसके बाद नीलगिरी आप जानते हैं, ये बहुत फेमस यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था। यहाँ पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट मिलते हैं। नीलगिरी को ब्लू माउंटेन भी बोलते हैं। नील मतलब नीला, नीला होता है ब्लू, ब्लू माउंटेन कहा जाता है इन्हें। और जो पश्चिम घाट है, ये पूरे के पूरे पश्चिम घाट जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है पूरे पश्चिम घाट। इसके अलावा ये जो घाट हैं इनमें गैप भी आपको मिलेंगे, तो मैं आपको वो एक मैप पे दिखाता हूं। पश्चिम घाट में जो 3 गैप हैं, दर्रे पास, एक तो है थाल घाट, थाल घाट को कसारा घाट भी बोलते हैं, दूसरा है भोर घाट, और तीसरा है पलक्कड़ गैप जिसे पाल घाट भी बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ताल घाट। ताल घाट जो है मुंबई को नासिक से जोड़ता है। जो भोर घाट है ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है। मैं रिपीट करता हूं, जैसे ये है, ठीक है, अब यहां पे एक घाट यहां है, दूसरा यहां है, और तीसरा एकदम नीचे पलक्कड़ में। तो थाल घाट, भोर घाट, थाल घाट को कसारा घाट भी बोलते हैं। तो थाल घाट मुंबई को नासिक से जोड़ता है, और जो भोर घाट है वो मुंबई को पुणे से जोड़ता है। उसके बाद ये है पाल घाट। तो पाल घाट भी इंपॉर्टेंट है। पाल घाट कोची को कोयम्बटूर से जोड़ता है, यानी केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। कोची केरल में, कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। इसको पलक्कड़ गैप भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पाल घाट को पलक्कड़ गैप बोलते हैं। अगर मैं तट की बात करूं तो यहां पे मैं तट दिखा देता हूं आपको। घाट की बात कर रहे हैं तो तट की बात भी कर लेते हैं। अब यहां पे तट क्या होता है? समुद्र से लगता हुआ जो जमीन होती है उसे तट बोलते हैं। तो यहां पे ये देखिए गुजरात है, ये महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र का हिस्सा और गोवा का हिस्सा, महाराष्ट्र और गोवा के तट को बोलते हैं कोंकण कोस्ट, कोंकण। फिर नीचे ये कर्नाटक है, तो कर्नाटक का कुछ हिस्सा जो है उसे कनारा कोस्ट बोलते हैं, जिसमें उडुपी जिला आता है या दक्षिण कन्नड़ या उत्तर कन्नड़ जिला आता है। और बाकी कर्नाटक का बाकी हिस्सा और केरल, इसको बोलते हैं मालाबार कोस्ट। तो ऊपर है कोंकण कोस्ट, फिर है कनारा कोस्ट, फिर है मालाबार कोस्ट। अब इस तरफ आ जाओ, तमिलनाडु पूरा तमिलनाडु और आंध्रा का कुछ हिस्सा, इसे मिला के बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट। और आंध्रा का कुछ हिस्सा और पूरा उड़ीसा, इसे मिला के क्या बोलते हैं? इसे मिला के बोलते हैं नॉर्दर्न सरकार, नॉर्दर्न सरकार। और उड़ीसा, सिर्फ अगर उड़ीसा का देखें तो इसे बोलते हैं उत्कल कोस्ट, उत्कल कोस्ट। तो यहां पे वही लिखा है, महाराष्ट्र और गोवा का जो तट है उसे बोलते हैं कोंकण कोस्ट, कर्नाटक वाले को बोलते हैं कनारा कोस्ट, और मालाबार कोस्ट बोलते हैं केरला और कर्नाटक के कोस्ट को।
बहुत सारी नदियां जो है पश्चिम घाट से निकलती हैं, जैसे गोदावरी नासिक से निकलती है, कावेरी ताल कावेरी से निकलती है, कृष्णा नदी और तुंगाभद्रा नदी। तो ये सारी की सारी जो नदियां हैं वेस्टर्न घाट से निकलती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पूर्वी घाट्स की। तो पूर्वी घाट में और पश्चिम घाट में मेन फर्क क्या है? पहला तो फर्क हाइट का है, पश्चिम घाट की हाइट ज्यादा है, ईस्टर्न घाट पूर्वी घाट की कम है, पहला फर्क। दूसरा, पश्चिम घाट लगातार है और पूर्वी घाट जो है वो बीच बीच में डिसकंटिन्यूअस है, थोड़ी पहाड़ियां आई फिर नहीं आई फिर थोड़ी आ गई, इस तरह से है पूर्वी घाट। पश्चिम घाट की जो ऊंचाई है उत्तर से दक्षिण तक बढ़ती है, पूर्वी घाट की दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ती है। तो यही यहां पे लिखा है। और जो पूर्वी घाट है वो उड़ीसा से शुरू हो जाता है और फिर वो तमिलनाडु तक जाता है। इसके अलग अलग नाम है, जैसे पहाड़ियों के, जैसे नल्ला मलाई, मैं आपको दिखा देता हूं। ये पहाड़ियां देखिए, पूर्वी घाट की पहाड़ियां देखिए। तो ये जो नल्ला मलाई और पालाकोंडा है ये कहां है? आंध्रा में है। और शेवरॉय और जवाड़ी कहां है? तमिलनाडु में। तो बस यही लिखा है, यही लिखा है यहाँ पे, जवाड़ी और शेवरॉय तमिलनाडु में है और नल्ला मलाई और पालाकोंडा जो है वो आंध्रा में है। तो अगर मैं पूछूं जवाड़ी हिल्स जो है वो किसका हिस्सा है और 4 ऑप्शन दे दूं, विंध्या, सतपुरा, पश्चिम घाट या पूर्वी घाट, तो आंसर है पूर्वी घाट। जवाड़ी जो पहाड़ियां हैं वो पूर्वी घाट में आती हैं। और अरमाकोंडा सबसे ऊंची चोटी है इसकी। कई पुरानी किताबें महेंद्रगिरी बोलती हैं, वो गलत है। आंसर है अरमाकोंडा। अरमाकोंडा की ऊंचाई है 1680 मीटर और ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है और ये आंध्र प्रदेश में आती है। फिर नॉर्दर्न सरकार किसको बोलते हैं? ओडिशा और आंध्र प्रदेश का हिस्सा। उड़ीसा पूरा है इसमें और आंध्रा का कुछ हिस्सा है, यानी महानदी और कृष्णा नदी के बीच जो तट आता है उसे बोलते हैं नॉर्दर्न सरकार। और जो कृष्णा और कावेरी के बीच में जो तट आता है उसे बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट, जिसमें आंध्रा का कुछ हिस्सा और पूरा तमिलनाडु आता है। फिर कुछ और छोटी छोटी पहाड़ियां हैं जिनके बस आपको नाम याद रखने हैं, क्योंकि ये वही लोकल लोग नाम रख देते हैं, बस वो वाली बात है। तो महाराष्ट्र में जैसे गाविलगढ़ की जो पहाड़ियां हैं, गाविलगढ़। फिर महाराष्ट्र में हरिश्चंद्र की पहाड़ियां हैं, झारखंड में राजमहल की पहाड़ियां हैं, ओडिशा में गरजाट पहाड़ियां हैं, गरजाट। तमिलनाडु में सिरुमलई की पहाड़ियां, आंध्र प्रदेश में शेषाचलम की पहाड़ियां और तमिलनाडु में वरुसनाडु पहाड़ियां। शेषाचलम की पहाड़ियों में भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर है, तिरुमाला जिसे बोलते हैं, भगवान लॉर्ड वेंकटेश्वर मंदिर जो है वो शेषाचलम की पहाड़ियों में। तो बस नाम याद रखने हैं आपको। ये कुछ और छोटी पहाड़ियां हैं जो बिल्कुल लोकल लोग नाम रख देते हैं, बस ये वो हैं। बाकी कोई एग्जाम रेलेवेंट, बस इनके नाम आ सकते हैं, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, वैसे इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हम करेंगे माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो जो भारत के माउंटेन हैं, भारत के जो पर्वत हैं वो तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन दुनिया के बहुत सारे पर्वत हैं, माउंटेन हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो ये स्टैटिक जीके का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले ये समझते हैं कि माउंटेन जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो माउंटेन 3 तरह के होते हैं। एक वोल्केनिक माउंटेन होते हैं, जो हमने वोल्केनो में देखा, वोल्केनो ज्वालामुखी होता है। एक होते हैं फोल्ड माउंटेन और एक होते हैं ब्लॉक माउंटेन। तो जो मेन है वो है फोल्ड माउंटेन और ब्लॉक माउंटेन। तो ये दोनों जो हैं ये क्रिएट कैसे होते हैं, तो यहां पे देखते हैं। पहले देखिए, जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जो फोल्ड माउंटेन होता है वो तब क्रिएट होता है जब 2 प्लेट आपस में पास आती हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप यहां पे देखिए, ये एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है, तो ये दोनों पास आ रही हैं और फिर उसके बाद जो हैवी वाली प्लेट होती है वो नीचे की तरफ चली जाती है। और कई बार वो जब नीचे की तरफ जाती है तो सबडक्शन भी होता है, यानी वो पिघल जाती है। ठीक है, जिस केस में वोल्केनो बनता है, वोल्केनो का जो मैग्मा है वो उसी वजह से बनता है। और जो लाइट वाली प्लेट है वो ऊपर की तरफ जाती है, फोल्ड बनाती है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे देख सकते हैं। मान लीजिए आपने 3-4 तौलिए रख दिए हैं, एक के ऊपर एक टॉवल रख दिए हैं। अगर आप इनको दोनों तरफ से कंप्रेस करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ये एक फोल्ड, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा और ये चौथा। इस तरह से ये इधर से भी आप इधर से भी कंप्रेस करेंगे तो ये तौलिए इस तरह से एक के ऊपर एक राइज करते जाएंगे, परत बाय परत। तो ये है फोल्ड माउंटेन। ठीक है, फोल्ड माउंटेन। और एक होते हैं जो जब 2 प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं तो बनते हैं। अब अगर ये 2 प्लेट हैं और एक दूसरे से ये दूर जाएंगी तो यानी कि इनके अंदर टेंशन वाला फोर्स होगा, तो उसकी वजह से बनते हैं ब्लॉक माउंटेन। तो ब्लॉक माउंटेन कैसे बनेंगे? ब्लॉक माउंटेन बनते हैं, मान लीजिए ये प्लेट है तो इसमें कुछ फॉल्ट आ जाएंगे। ठीक है, धरती की जो प्लेट है, अर्थ में बहुत सारी प्लेट्स होती हैं जिनसे मिलकर धरती बनती है। हमारी जो अर्थ है वो हमारा जो क्रस्ट है वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो बहुत सारी प्लेट से मिलकर बना है, जिनमें कुछ ओशियानिक प्लेट्स हैं और कुछ कॉन्टिनेंटल प्लेट है। तो ये एक प्लेट है, मान लीजिए इसमें फॉल्ट आ गया इस तरह से, तो
यहां पे आप देख सकते हैं ये इसमें जो फॉल्ट लाइंस हैं ये फॉल्ट लाइन है। अब इसमें क्या होगा, यहां पे अगर फॉल्ट लाइन आ गई तो ये आइसोलेटेड ब्लॉक बन जाएंगे। एक ब्लॉक ये बन गया, एक ब्लॉक ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये। तो इसमें कुछ नीचे जाएंगे, कुछ ऊपर रह जाएंगे। जैसे अब यहां पे देखिए ये वाले जो ब्लॉक हैं ये नीचे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो जो ये ऊपर वाले बच गए ये माउंटेन बना देंगे। अगर ये वाले नीचे जाते, ये वाले ऊपर आते तो फिर ये वाले माउंटेन बना देते। तो ये बड़ा आसान है समझना। इसमें मान लीजिए इस तरह से देखते हैं, ये 3 ब्लॉक है, ये 1 2 और 3। ये जो सेकंड वाला है ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो 1 और 3 वाले ऊपर हो गए तो ये माउंटेन रह गए। और अगर ये दोनों नीचे जाएंगे, ये ऊपर जाएगा तो ये वाला माउंटेन हो जाएगा। यानी जब हमारी अर्थ में जो फॉल्ट हैं उनकी वजह से माउंटेन्स बनते हैं तो वो ब्लॉक माउंटेन होते हैं। और ब्लॉक माउंटेन जो होते हैं वो टेंशन वाले फोर्सेस की वजह से होते हैं, जब 2 प्लेट्स आपस में एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं, ठीक है। और जो फोल्ड माउंटेन होते हैं वो 2 प्लेट जब एक दूसरे के पास आ रही होती हैं, यानी कंप्रेशन वाले फोर्सेस की वजह से बनते हैं। ये मेन डिफरेंस है। तो वही यहां पे लिखा है फोल्ड माउंटेन। पहले देखते हैं, फोल्ड माउंटेन बनते हैं फोल्डिंग ऑफ द रॉक्स की वजह से। जब 2 टेक्टोनिक प्लेट आपस में एक दूसरे की तरफ आती हैं तो उससे जो लेयर्स ऑफ द अर्थ है उनकी फोल्डिंग स्टार्ट हो जाती है। तो फोल्ड माउंटेन के एग्जांपल हैं हिमालयाज, एल्प्स, अरावलीज वगैरह। फिर है ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन बनते हैं फॉल्टिंग की वजह से, जब 2 टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं। इस वजह से अब ये प्लेट दूर जाएंगी तो क्रैक आ जाते हैं। पहले जुड़ी हुई थी, अब क्रैक आ गया। क्रैक की वजह से फॉल्ट लाइन आ गई और फॉल्ट लाइन की वजह से जो लार्ज एरियाज हैं वो टूट जाते हैं और वो डिस्प्लेस हो जाते हैं वर्टिकली, या तो नीचे या ऊपर की तरफ। तो जो ऊपर की तरफ जाएंगे वो हॉर्स्ट बोलते हैं और जो नीचे की तरफ जाएंगे उन्हें हम ग्रेबन बोलते हैं। आप यहां पे देख सकते हैं ये ऊपर की तरफ जो है इन्हें हॉर्स्ट बोलते हैं और नीचे की तरफ जो जा रहे हैं इन्हें ग्रेबन बोलते हैं। और ये फिर हॉर्स्ट जो है ये पूरे माउंटेन बन जाते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं जैसे राइन वैली और वॉस्जेस माउंटेन जो यूरोप में है, ये एग्जाम्पल हैं ब्लॉक माउंटेन। भारत में भी जो विंध्या और सतपुरा है ये ब्लॉक माउंटेन है। तो ये तो आपका हो गया इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि भाई ब्लॉक माउंटेन और फोल्ड माउंटेन क्या होता है। अब दुनिया की सबसे ऊंची जो पहाड़ों की चोटी है वो कौन सी है, तो टॉप 10 आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। दुनिया की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर। और ये एक बात याद रखिए, ये जो प्लेट्स हैं जब एक दूसरे के पास आई तो एक दूसरे के अगेंस्ट रब कर रही हैं, ठीक है। ये प्रोसेस आज भी हो रहा है। तो इसीलिए जो फोल्ड है वो आज भी उनकी जो हाइट है वो बढ़ रही है, ठीक है। जब नए फोल्ड बनेंगे तो हाइट और बढ़ जाएगी। जैसे माउंट एवरेस्ट की हाइट है, अगर आप आज देखें तो 8,848.8 के आसपास है, ठीक है, 0.86 लगभग। तो ये जो नई हाइट है ये बढ़ी कैसे 86 सेंटीमीटर, क्योंकि ये जो प्लेट्स जब टकराई थी आपस में तो ये एक दूसरे के अगेंस्ट रब कर रही थी, ये आज भी कर रही है। उसके बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दुनिया की K2। K2 जो है हिमालयाज में नहीं है, ये काराकोरम के पहाड़ों में है, तो ये काराकोरम रेंज में है। और आप देख सकते हैं दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटी जो है उनमें से 9 हाईएस्ट पीक्स जो हैं 10 उनमें से 9 जो हैं वो हिमालयाज में है। तो नो डाउट हिमालयाज दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत है। फिर कंचनजंगा, ये तीसरी सबसे ऊंची है दुनिया की। ये कंचनजंगा जो है भारत और नेपाल के बॉर्डर पे है, ये भी ध्यान रखिए। और ये जो है हिमालयाज में है ये भी। उसके बाद लोहटसे जो है ये भी ये नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे है, हिमालयाज में है। फिर मकालू है और फिर चोओयू, धौलागिरी, मनसलू, नंगा पर्वत और अन्नपूर्णा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी है। टॉप 10 इनकी एकदम एग्जैक्ट पता होनी चाहिए आपको। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कम से कम शुरू के 5 तो आपको हर समय पता होने चाहिए कि सबसे 5 ऊंची चोटी कौन सी है। और इनमें ज्यादातर जो है वो नेपाल चाइना बॉर्डर या इंडिया चाइना बॉर्डर पे है, ठीक है। K2 जो है वो इंडिया में है, K2 इंडिया में है। वैसे डिस्प्यूटेड एरिया में आती है आज की तारीख में, लेकिन हम क्योंकि इंडियंस हैं तो हम कहेंगे हमारे जो एरिया है उसमें है, ठीक है। K2 और नंगा पर्वत भी। चलिए अब दुनिया के सबसे लंबी माउंटेन रेंज कौन सी है। देखो माउंटेन और माउंटेन रेंज में फर्क क्या होता है पहले ये समझो। माउंटेन मतलब एक पहाड़, माउंटेन रेंज मतलब श्रृंखला। तो जो पहाड़ होते हैं श्रृंखला पूरी की पूरी। अब ये जरूरी नहीं है कि ये पर्वत की श्रृंखला लगातार हो। जैसे अगर आप देखें इनमें गैप्स भी हो सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं ईस्टर्न घाट्स, ठीक है, हमारा ये साउथ इंडिया है तो हम ईस्टर्न घाट बोलते हैं। तो ईस्टर्न घाट कोई लगातार नहीं है, पहले कुछ पहाड़ियां फिर कुछ फिर कुछ फिर कुछ। वेस्टर्न घाट जो है वो लगातार है, लेकिन उनमें भी कुछ ना कुछ गैप है। जैसे हाल घाट है, भोर घाट है, पाल घाट है, तो गैप तो उनमें भी आते हैं, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एकदम बीच में गैप ही नहीं आता। कुछ प्राकृतिक गैप भी होते हैं जिन्हें हम पास बोलते हैं, जहां से हम ट्रांसपोर्ट वगैरह संभव जिनकी वजह से हो पाता है। तो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, लंबी का मतलब यह है
कि कितने किलोमीटर तक फैली हुई है, ठीक है। तो उनमें आप देख सकते हैं कि हिमालयाज चाहे ऊंचे बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हिमालयाज लंबे बहुत ज्यादा नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है, अगर मैं हिमालयाज बनाऊं, ठीक है, अगर मैं हिमालयाज बनाऊं, ये है हमारा ग्रेट इंडिया, और इसमें अगर हिमालयाज आप देखें तो जम्मू कश्मीर में भी पूरे नहीं है हिमालयाज, ग्रेट हिमालयाज, काराकोरम और ट्रांस हिमालयाज उसके ऊपर है, लद्दाख रेंज, जंस्कार रेंज जो है, या जिन्हें बोलते हैं काराकोरम रेंज, तो ये सारे ऊपर हैं। तो रफली आप यहां से देख सकते हैं जम्मू कश्मीर के आधे हिस्से से स्टार्ट हो जाते हैं, और ये जो है, अगर हम इनका एक्सटेंट बताएं तो यहाँ पे नंगा पर्वत है, ठीक है, यहाँ पे कहीं नंगा पर्वत है जम्मू कश्मीर में, तो यहां से लेके और पूरे यहाँ नमचा बरवा तक, ठीक है, ये यहाँ पे साउथ नॉर्थ इंडिया हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो जाएगा, जो मैंने बनाया नहीं है। तो यहाँ पूरा नंगा पर्वत से नमचा बरवा, जहां से ब्रह्मपुत्र घूमती है, वहां तक हिमालयाज हैं। तो ये कितने किलोमीटर तक है यहां से लेके यहां तक? ये है 2400 किलोमीटर। तो हिमालयाज ऊंचे तो बहुत हैं, पर लंबे बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 2400 किलोमीटर में। लेकिन हिमालय से आप देख सकते हैं लंबे लंबे पहाड़ हैं, जैसे एंडीज के पहाड़। एंडीज के पहाड़ 7000 किलोमीटर में फैले हैं। 7000 किलोमीटर मतलब हिमालयाज के 3 गुना, ठीक है, लगभग 3 गुना। फिर रॉकीज, रॉकी माउंटेन जो अमेरिका में है, 4830 किलोमीटर। फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, 3500 किलोमीटर। और इनको हम इंडिविजुअली स्टडी करेंगे सबको, ठीक है। फिर है ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन जो 3500 किलोमीटर, ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन। उसके बाद है उरल माउंटेन जो रशिया में है, 2500 किलोमीटर। फिर एटलस माउंटेन जो अफ्रीका में है, 2500 किलोमीटर। फिर अपलाचिया माउंटेन 2414 किलोमीटर। अपलाचिया माउंटेन जो कि अमेरिका में है, अपलाचिया माउंटेन। फिर अल्टाई माउंटेन, अल्टाई माउंटेन जो है कई कंट्रीज में है, मेनली रशिया वगैरह, तो 2000 किलोमीटर। वेस्टर्न घाट्स इंडिया में 1600 किलोमीटर। वेस्टर्न घाट जो है भारत में, वो महाराष्ट्र से लेके जो नीचे तक पूरा केरल तक, तो वो है 1600 किलोमीटर। और एल्प्स, एल्प्स के जो पहाड़ हैं यूरोप में, 1200 किलोमीटर। ड्रेकन्सबर्ग, ड्रेकन्सबर्ग साउथ अफ्रीका में 1125 किलोमीटर। और अरावली की पहाड़ियां भारत में 800 किलोमीटर, जो दिल्ली हरियाणा से लेके और पूरा गुजरात तक, राजस्थान गुजरात वगैरह, अरावली की पहाड़ियां, ठीक है, 800 किलोमीटर। तो ये हैं दुनिया के सबसे लंबे पर्वत श्रृंखलाएं। तो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज, और दूसरे नंबर पे है रॉकीज। कम से कम नंबर 1 और नंबर 2 तो आप याद रखिए। अब एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा आपको, पता चलेगा दुनिया में कौन से पहाड़ कहां पे हैं। आप ये सिर्फ आपके एग्जाम के लिए ही नहीं, बल्कि एक जीवन में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं एंडीज की, और मैप दिखाऊंगा बकायदा। यहां पे देखिए ये मैप। तो एंडीज देखो, मैंने आपको बताया था 7000 किलोमीटर तक फैले हैं एंडीज। तो ये एंडीज जो है यहाँ पे साउथ अमेरिका में है, और पूरा नीचे से लेके ऊपर तक ये जो है एंडीज फैले हुए हैं, ठीक है, पूरा ऊपर से लेके और पूरे साउथ अमेरिका में नीचे तक। तो कई सारे कंट्रीज को कवर करते हैं, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, अर्जेंटीना इत्यादि। तो एंडीज जो है ये सबसे लंबे हमारी पर्वत श्रृंखला है दुनिया की, ठीक है। और एंडीज जो है ये बहुत ऊंचे भी हैं, मतलब एशिया जितने ऊंचे तो ऑब्वियसली नहीं है, जितने काराकोरम और जो ये पामीर माउंटेन है या जो हिमालयाज हैं उतने ऊंचे तो नहीं है, लेकिन हाँ 4000 मीटर इनकी एवरेज हाइट है, जो कि काफी अच्छी है, ठीक है। फिर इनकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट अकानकागुआ। माउंट अकानकागुआ पूरे साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, पूरे दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट अकानकागुआ। और ये जो है एक डॉर्मेंट वोल्केनो का काम करती है, यानी कि एक ये सोया हुआ वोल्केनो का काम करती है, डॉर्मेंट है, वोल्केनिक वोल्केनो है बेसिकली माउंट अकानकागुआ एक तरह का। तो ये हाईएस्ट पीक है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की, ये एंडीज के पहाड़ों में आती है। दुनिया का सबसे ऊंचा वोल्केनो जो है वो एंडीज में है। दुनिया के सबसे हाईएस्ट जो वोल्केनो है वो है ओजोस डेल सलाडो, मतलब एक्टिव वोल्केनो की बात हो रही है जिनसे लावा निकलता रहता है। तो ओजोस डेल सलाडो 6893 मीटर, यानी बस थोड़ा ही फर्क है, ठीक है, लगभग आप देख सकते हैं 50-60 मीटर का फर्क है माउंट अकानकागुआ और ओजोस डेल सलाडो में। तो ओजोस डेल सलाडो जो है ये दुनिया के सबसे ऊंचे एक्टिव वोल्केनो है, और ये चिली अर्जेंटीना बॉर्डर पे है, ये भी एंडीज रेंज में है। तो मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं, ये है ओजोस डेल सलाडो और ये है माउंट अकानकागुआ। तो ये दोनों एंडीज में है। अब हम बात करते हैं दूसरी रेंज पे, जो कि है रॉकीज। रॉकीज, रॉकीज क्या है? अब आप यहां पे देखिए, अमेरिका में बहुत सारे पर्वत हैं, जैसे अपलाचियां, ये देखिए अपलाचियां बहुत आता है एग्जाम में, रॉकीज तो आता ही है। बाकी अमेरिका में कौन कौन से पहाड़ हैं? ऊपर से शुरू करो, ये है ब्रुक्स रेंज। तो अमेरिका में ब्रुक्स रेंज, एक तो है ब्रुक्स रेंज, फिर है ये अलास्का में अलास्का रेंज, अलास्का रेंज। उसके बाद आप यहां पे अगर आएंगे तो ये है रॉकी माउंटेन्स, देख सकते हैं आप कितने लंबे हैं ये, यहां से लेके पूरा यहां तक नीचे तक, तो ये है रॉकी माउंटेन। उसके बाद यहां पे ये है कास्केड रेंज, कास्केड रेंज, राइट। उसके बाद यहां पे है सियारा माद्रे,
और सियारा माद्रे दो तरह के हैं, जो ईस्टर्न में है वो है ओरिएंटल और जो बाहर की तरफ है वो है ऑक्सीडेंटल। तो सियरा माद्रे, तो ये सारे पहाड़ जो है मेनली अमेरिका में है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है रॉकीज। तो यहां पे इस डायग्राम में देखिए, ये है रॉकी माउंटेन, ये है यहाँ पे अपलाचियां, फिर ये सियरा माद्रे, फिर ये ब्रुक्स रेंज, अलास्का रेंज, और इसमें कास्केड, और एक बच गया था वो है सियरा नेवाडा। तो यहाँ पे इसमें नहीं दिखाया हुआ लेकिन इसमें दिखाया हुआ है, ये है सियरा नेवाडा। तो अलास्का रेंज जो है ये अमेरिका का, पूरे नॉर्थ अमेरिका का जो हाईएस्ट पॉइंट है, जिसको बोलते हैं माउंट मैकिनली, इसका नया नाम है देनाली, वो यहीं पे है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछें पूरे नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका में 3 कंट्री आते हैं, ये ऊपर कनाडा है, फिर ये बीच में है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और नीचे मैक्सिको है। तो ये तीनों कंट्री को मिला के नॉर्थ अमेरिका बोलते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है पहाड़ की? तो आंसर है माउंट मैकिनली, जिसको आप देनाली बोलते हैं। तो ये कहां पे है? अलास्का रेंज में। ठीक है, रॉकी माउंटेन्स में नहीं है, अलास्का रेंज में। फिर अपलाचियां, तो ये अलास्का रेंज है, यहाँ पे ये अलास्का रेंज है ब्रुक्स रेंज के नीचे, और ये है अपलाचियां। तो अपलाचियां जो है इनका सबसे हाईएस्ट पॉइंट है माउंट मिचेल। फिर है कास्केड रेंज। कास्केड रेंज कहां पे है अगर मैं आपसे पूछूं, तो ये कास्केड रेंज है, यानी कि मैं बोल सकता हूं ये वेस्ट अमेरिका है, राइट। आपके हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे वेस्ट होता है, तो ये आपके लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो ये कास्केड रेंज जो है ये वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में है, और ये पैसिफिक ओशियन के रिंग ऑफ फायर में आता है। तो रिंग ऑफ फायर में ये जो पूरा एरिया है ये रिंग ऑफ फायर में आता है, राइट। तो उसी का पार्ट है ये कैस्केड रेंज। यहाँ पे कई सारे वोल्केनो भी होते हैं, तो कुछ वोल्केनो तो बहुत बड़े हैं और कुछ बहुत छोटे हैं, जैसे माउंट सेंट हेलेन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट वोल्केनो है कैस्केड रेंज में। उसके बाद है रॉकी माउंटेन हमने देख लिया, ये अमेरिकन कॉर्डिलेरा का पार्ट है। अब ये कॉर्डिलेरा क्या होता है? कॉर्डिलेरा आपको दिखाता हूं। ये जो पूरा एरिया है ना, यहां से ये जो माउंटेन्स है यहाँ पे, इसको कॉर्डिलेरा बोलते हैं। पूरा ये जो ऊपर से लेके नीचे तक, यहां तक, जो इसमें कई सारी रेंज आती हैं, तो इन्हें कॉर्डिलेरा बोलते हैं। और ये साउथ अमेरिका में भी है, नॉर्थ अमेरिका में भी। ठीक है, कॉर्डिलेरा। उसके बाद ब्रुक्स रेंज हमने देख ही लिया। ब्रुक्स रेंज जो है ये अलास्का में ही है। यहां पे देखिए, अलास्का जो है ये अलास्का है, इसमें 2 रेंज है, ऊपर वाली ब्रुक्स रेंज और नीचे वाली अलास्का रेंज। तो ब्रुक्स रेंज भी अलास्का में है, और ब्रुक्स रेंज का हाईएस्ट पॉइंट है माउंट ईस्टो। उसके बाद रॉकी माउंटेन्स का सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? जो मेन रॉकी माउंटेन्स है वो है माउंट एल्बर्ट। तो माउंट एल्बर्ट अमेरिका में है, 4399 मीटर। यानी कि जो ये है रॉकी माउंटेन्स, इनमें सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है? वो है माउंट एल्बर्ट। लेकिन पूरे अमेरिका का सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है? देनाली, वो अलास्का रेंज में। फिर इसमें साथ ही साथ रॉकी माउंटेन्स के कुछ और छोटे छोटे पहाड़ भी चलते हैं, जिन्हें बोलते हैं कोलंबिया माउंटेन। ये पैरेलल चलते हैं एकदम रॉकी माउंटेन के। और फिर है सियरा नेवाडा का हाईएस्ट पॉइंट है माउंट विटनी। आपको मैं सियरा नेवाडा दिखा देता हूं। यह देखिए सियरा नेवाडा, यहां पे कहीं है सियरा नेवाडा, जो कि रॉकी माउंटेन्स के वेस्ट में है, राइट। उसके बाद मैक्सिको में कौन से पहाड़ है? मैक्सिको में है सियरा माद्रे। ये नीचे मैक्सिको आ गया, तो ये मैक्सिको है। ठीक है, अब मैक्सिको में ये जो है ये है सियरा माद्रे जो वेस्ट की तरफ है उन्हें बोलते हैं ऑक्सीडेंटल, और जो ईस्ट की तरफ है उन्हें बोलते हैं ओरिएंटल। तो सियरा माद्रे जो है मैक्सिको में, ये 2 तरह के हैं, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और सियरा माद्रे ओरिएंटल। फिर हम बात करते हैं साउथ कॉर्डिलेरा जो है वो साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका में पूरा कंटिन्यू करता है। कॉर्डिलेरा कुछ नहीं है, हम पूरे नॉर्थ और साउथ अमेरिका में जो पहाड़ की कंटिन्यूस चेन चलती है उन्हें कॉर्डिलेरा बोलते हैं। तो यहां पे पूरी ऊपर से लेके नीचे तक जो पहाड़ चलेंगे, और फिर नीचे साउथ अमेरिका आ जाएगा। ठीक है, साउथ अमेरिका ऐसे है, तो साउथ अमेरिका में भी ये कंटिन्यू रहेगा, जो इनका वेस्ट कोस्ट है वहां पे, तो ये पूरा कॉर्डिलेरा चलेगा। और बीच में सेंट्रल अमेरिका आता है, जिसमें पनामा, होंडुरास, ग्वाटेमाला और ये सब कंट्री है, तो वहां पे भी वो चेन कंटिन्यूसली चलती है। तो साउथ कॉर्डिलेरा जो है ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्री जो है, जैसे ग्वाटेमाला, होंडुरास, निकारागुआ वगैरह, कोस्टा रिका, पनामा, और फिर जो एंडीज माउंटेन है साउथ अमेरिका में, वो इसी का पार्ट है साउथ कॉर्डिलेरा का। ठीक है, तो एंडीज माउंटेन हम देख चुके हैं कहां पे है। और एंडीज माउंटेन खत्म कहां पे होते हैं साउथ अमेरिका में? ये खत्म होते हैं एक जगह पे जिसको बोलते हैं टिएरा डेल फुएगो। तो ये हमारे एंडीज जो हैं वो हो गए, हमारे रॉकीज भी हो गए। रॉकीज के अलावा हमने अमेरिका में और भी सारे देखे, अलास्का रेंज, ब्रुक्स रेंज, अपलाचियां, सियरा माद्रे, कास्केड रेंज, सियरा नेवाडा वगैरह सारे हमने अमेरिका के पहाड़ पढ़ लिए हैं, और एंडीज हमने पढ़ लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और मैं इसी ऑर्डर में पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है, सबसे लंबे से लेके छोटे तक ऐसे पढ़ा रहा हूं। तो फिर बात करते हैं द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज क्या है? आप ऑस्ट्रेलिया देखो, ऑस्ट्रेलिया में आप देखो, यहां पे ग्रेट बैरियर रीफ है, ये यानी कौन से कोस्ट पे है? ईस्ट कोस्ट। ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट पे है ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। फिर ये है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज।
ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं श्रृंखला पूरी ऊपर से लेके नीचे तक, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में, तो ये जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को हम ईस्टर्न हाईलैंड भी बोलते हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में है ये। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है ये, और इन्हें ऑस्ट्रेलिया के एल्प्स भी बोलते हैं। ये रिफ्टिंग की वजह से बने थे, रिफ्टिंग की वजह से बने थे, और ये 3500 किलोमीटर तक लगभग जो है लगातार चलते हैं। तो ये है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन्स ऑफ अंटार्कटिका, ये अंटार्कटिका है, यानी हम साउथ की एकदम साउथ में आ जाइए तो अंटार्कटिका आप जानते हैं, नॉर्थ में आर्कटिक होता है, साउथ में अंटार्कटिक होता है, तो ये हमारा अंटार्कटिका है। और अंटार्कटिका में अगर आप देखें, यहां पे ये आपको जो माउंटेन है यहां पे ये है ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन, ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन। ये पूरी लंबी श्रृंखला चलती है ऐसे, मैं इसको एक बार रेड कलर में बना देता हूं आपकी आसानी के लिए। ये जो पर्वत श्रृंखला है पूरी, इन्हें बोलते हैं ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन। सो इनका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है माउंट कर्क पैट्रिक, माउंट कर्क पैट्रिक, जिसकी जो बस उसकी हाइट याद रखने की जरूरत नहीं है, याद रखो ट्रांस अंटार्कटिक का ये हाईएस्ट पॉइंट है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे एक और पर्वत की चोटी आपको मिलेगी, विंसन मैसिव, जिसको बोलते हैं माउंट विंसन मैसिव। तो विंसन मैसिव जो है ये पूरे अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। पर क्या विंसन मैसिव ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन में है? नहीं, ये उसके ऊपर है। ठीक है, तो विंसन मैसिव की हाइट आप याद रख सकते हो 4892 मीटर। पूरे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है माउंट विंसन मैसिव, ये हाईएस्ट पीक है अंटार्कटिका की। और जो ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन्स हैं ये, इनकी हाईएस्ट पीक है माउंट कर्क पैट्रिक। अब बात करते हैं उरल माउंटेन। उरल माउंटेन कहां है? ये देखो, ये रशिया है, तो रशिया में बहुत सारे माउंटेन हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है ये है उरल माउंटेन। तो ये पूरे ऐसे काफी लंबे हैं, ये लगभग 2500 किलोमीटर। फिर है रशिया में एक और माउंटेन जो आपको पता होने चाहिए, और वो है यहां पे कोकासुस, क्योंकि जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रस वो यहीं पे है कोकासुस में। ठीक है, जो यानी कि एक तरह से ये जो है कोकासुस, ये उसके बाद ये हो गए उरल, फिर यहां पे आप देखिए ये है चेर्स्की, ये है वर्खोयांस्क, राइट, चेर्स्की और वर्खोयांस्क। तो बस इतना, अगर आपको 4-5 माउंटेन रेंज पता है रशिया में उतना काफी है। सबसे इंपॉर्टेंट लेकिन है उरल। तो ये यहां से पूरे आप देख सकते हैं, ये उरल है, यानी इसको मैं यहां पे जूम करके दिखा रहा हूं। तो यहां पे ये देखिए, ये उरल माउंटेन है, और मैंने यहां जूम कर दिए तो ये बन गए उरल माउंटेन। तो उरल माउंटेन जो है ये कहां से रन करते हैं? ये नॉर्थ से साउथ रन करते हैं। ठीक है, वेस्टर्न रशिया, ये जो रशिया है हमारे लेफ्ट में वेस्ट होता है, तो ये आप रफली इसको 2 हिस्सों में बांट लो रशिया को, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो वेस्टर्न रशिया में नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं उरल माउंटेन। तो उरल माउंटेन जो है ये कहां से एक्सटेंड करते हैं? ये आर्कटिक ओशियन से लेके कजाकिस्तान तक जाते हैं। यहां पे आपको दिखाता हूं आर्कटिक ओशियन कहां पे। ये देखिए, ये जो ऊपर आप देख रहे हैं, ये जो ओशियन है पूरा, ये आर्कटिक ओशियन है। तो ये यहां से लेके और पूरा नीचे कजाकिस्तान तक जाते हैं, रशिया कजाकिस्तान बॉर्डर तक जाते हैं। और इनको हम यूरोप और एशिया के बीच में बाउंड्री भी बोलते हैं। ये एक तरह की नेचुरल बाउंड्री है यूरोप और एशिया के बीच में। ठीक है, यहां पे मिनरल्स भी काफी होते हैं। अब बात करते हैं एटलस माउंटेन। तो एटलस माउंटेन अफ्रीका में है, आपको दिखा देता हूं। ये देखो, ये नॉर्थ अफ्रीका पे आ जाओ, ये अफ्रीका का नॉर्थ एरिया है। ठीक है, इसमें ये 4 कंट्री हैं, मोरक्को, अल्जीरिया, लिबिया और इजिप्ट, यानी मेल। मोरक्को, अल्जीरिया, लिबिया और इजिप्ट, और ऊपर छोटा सा देख रहे हैं टूनिशिया, ये टूनिशिया। तो नॉर्थ अफ्रीका में यहां पे ये पहाड़ हैं ऐसे, ये देखिए, ये जो पहाड़ है, यानी ये सहारा मरुस्थल है, तो इसके ऊपर, सहारा मरुस्थल के ऊपर ये जो माउंटेन है, इन्हें बोलते हैं एटलस माउंटेन। तो ये कौन कौन से कंट्री में हो गए? ये हो गए मोरक्को, अल्जीरिया और टूनिशिया। ठीक है, मोरक्को, अल्जीरिया और टूनिशिया। सो माउंटेन रेंज जो है ये एटलस माउंटेन, ये भी काफी लंबी श्रृंखला है, 2500 किलोमीटर, अल्जीरिया, मोरक्को और टूनिशिया में फैली हुई है। इनकी सबसे ऊंची चोटी है एटलस माउंटेन्स की तुबकल जो मोरक्को में आती है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हिमालयाज हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। इंडिया के माउंटेन्स पे मैंने काफी लंबा वीडियो बनाया था, पर एक आपको बेसिक आइडिया दे देता हूं। हिमालयाज जो है यहाँ पे सबसे ऊंची चोटियां होती हैं, और माउंट एवरेस्ट भी हिमालयाज में है। माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल चाइना बॉर्डर पे है। ठीक है, तो नंगा पर्वत से लेके नमचा पर्वत तक हिमालयाज एक्सटेंड करते हैं, और ये काफी यंग माउंटेन है। ठीक है, यंग फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं इन्हें, और अरावलीज को ओल्ड फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। राइट, तो जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराई थी तब ये बने थे, ये फोल्ड बने थे। ठीक है, इसके अलावा जो म्यांमार में अराकन माउंटेन है, और जो बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार है, वो भी ये 2 प्लेट टकराने के कारण ही बने थे। तो ये हिमालयाज है, इनमें कुछ बहुत डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। ग्रेटर हिमालयाज, मिडल हिमालयाज और शिवालिक, तीनों को पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं एल्प्स, सुपर इंपॉर्टेंट। एल्प्स कहां पे है?
एल्प्स बहुत सारे कंट्री में है, यूरोप में है, 1200 किलोमीटर तक चलती है श्रृंखला, और ये लगातार है एकदम, बहुत गैप नहीं है इसमें, लगातार है, बहुत एक्सटेंसिव है ये माउंटेन रेंज एल्प्स जो है, और ये पूरे यूरोप में पड़ते हैं। ठीक है, तो ये 8 कंट्रीज में फैले हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूं, एल्प्स आपको दिखाता हूं, तो ये देखिए, ये फ्रांस से स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पे और पूरे स्लोवेनिया तक। तो फ्रांस, जर्मनी, इसमें कौन कौन से कंट्री आते हैं? इसमें आते हैं फ्रांस, स्विट्जरलैंड, मोनाको, इटली, लाइचनस्टीन, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्लोवेनिया। इन सारे कंट्रीज में एल्प्स फैले हुए हैं। फ्रांस, स्विट्जरलैंड आप देख ही सकते हैं यहाँ पे, जर्मनी हो गया, फिर यहाँ पे लाइचनस्टीन, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया और इटली। तो इतने सारे कंट्रीज में ये हैं यूरोप में एल्प्स। यूरोप के सबसे लंबे माउंटेन कौन से हैं? एल्प्स। यूरोप के दूसरे सबसे लंबे माउंटेन कौन से हैं? स्कैंडिनेवियन माउंटेन, स्कैंडिनेवियन, वो बाद में दिखाऊंगा। तो ये जो माउंटेन है, ये अफ्रीकन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट के जब कोलाइड हुए थे तब बने थे, यानी एल्प्स भी एक तरह के फोल्ड माउंटेन। जब भी दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में कोलाइड करती हैं, एक साथ आती हैं, तो फोल्ड माउंटेन बनते हैं, राइट। तो बहुत ज्यादा फोल्डिंग है इनके अंदर, राइट। और यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो फोल्डिंग के कारण जो है वो राइज हो गई थी। और एल्प माउंटेन जो है, इनका सबसे ऊंचा जो पॉइंट है वो है मॉन्ट ब्लांक। मॉन्ट ब्लांक, इसे मो ब्लां बोलते हैं, लिखते हैं मॉन्ट ब्लैंक। मॉन्ट ब्लैंक मतलब होता है सफेद पहाड़, ब्लैंक मतलब सफेद और मॉन्ट मतलब माउंटेन। तो 4810 मीटर, 4810 मीटर, ये फ्रांस और इटली के बॉर्डर पे आता है मॉन्ट ब्लैंक। और यहाँ पे ये भी काफी ऊंचे हैं, और यहाँ पे 100 चोटियां पर्वत की, 100 पीक्स ऐसी हैं जिनकी ऊंचाई 4000 मीटर से ज्यादा है, इसीलिए इन्हें बोलते हैं 4000ers। 4000ers मतलब 4000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले यहाँ पे 100 पहाड़ है। तो ये हो गए एल्प्स। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? देखो, हम तो धरती की बात कर रहे हैं ना, धरती पे माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर है, यानी कितना हो गया? ये मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर दो तो ये हो गया 8.8 किलोमीटर। लेकिन क्या इससे ऊंचा पहाड़ भी है कोई? बिल्कुल, लेकिन धरती पे नहीं है, मंगल ग्रह पे। मंगल ग्रह पे एक पहाड़ है जो माउंट एवरेस्ट के 3 गुना है, 26 किलोमीटर ऊंचा है, इसको बोलते हैं ओलंपस। ठीक है, तो पूरे सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा जो पहाड़ है वो ओलंपस है, और ये 26 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। 26 किलोमीटर, सोचिए कितना ऊंचा होगा। अब हम बात करते हैं कुछ और माउंटेन्स। देखिए, जो सबसे बड़ी बड़ी रेंज थी वो मैंने आपको सारी वो कर दी हैं। अब मैं कुछ और इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के लिए माउंटेन्स है वो आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले अराकन। यहां पे देखिए म्यांमार है, म्यांमार में ये जो राज्य है इसे बोलते हैं राखीन, इसे राखीन स्टेट बोलते हैं। तो इनको राखीन माउंटेन्स भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि राखीन स्टेट में है ये। अराकन माउंटेन एकदम जो है ये बंगाल की खाड़ी से लगते हैं। ठीक है, बंगाल की खाड़ी से लगते हैं। तो ये जो माउंटेन रेंज है ये वेस्ट म्यांमार में है। ठीक है, ये वेस्ट म्यांमार में, वेस्टर्न कोस्ट है ये, इसके पास है ये राखीन स्टेट में, और यहां पे इरावड्डी नदी भी बहती है। उसके बाद बात करते हैं काराकोरम। काराकोरम हम पढ़ चुके हैं वैसे। ये देखिए, ये जो है ये कश्मीर है, जम्मू कश्मीर, रफली लद्दाख और जम्मू कश्मीर। फिर यहाँ पे हिमालयाज तो यहीं तक खत्म हो जाते हैं, इसके ऊपर यहाँ पे लद्दाख और जंस्कार ये आते हैं। फिर यहाँ पे जो आते हैं ये काराकोरम। तो काराकोरम जो है ये ऐसे हैं, यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में बड़ा अच्छे से दिखाया हुआ है। सो ये जो है इसमें इंडिया का बॉर्डर है। ठीक है, फिर काराकोरम के पहाड़ अगर आप ध्यान से देखें तो ये इंडिया में है। ठीक है, तजिकिस्तान तक जा रहे हैं और अफगानिस्तान को भी टच कर रहे हैं। तो ये मेनली जो है अफगानिस्तान, तजिकिस्तान, इंडिया और यहाँ पे चाइना में भी जा रहे हैं, राइट। ये चाइना, इंडिया के ऊपर तिब्बत मतलब चाइना, तो ये यहां भी है, और पाकिस्तान में भी जा रहे हैं, पाकिस्तान है, राइट। तो ये जो पहाड़ है काराकोरम के, ये इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान और तजिकिस्तान में है। अफगानिस्तान और तजिकिस्तान को तो सिर्फ टच कर रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखें इस मैप को, इंडिया में तो है ही, पाकिस्तान में भी है और चाइना में भी। तो ये जो पहाड़ है इनमें कौन सी चोटी है? इनमें है K2, सबसे ऊंची चोटी इनकी है K2, जो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, 8611 मीटर। और यहां पे अगर आप दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटी देखें तो 4 यहां पे हैं काराकोरम में। कौन कौन सी? एक तो है K2, फिर एक हो गई यहां पे जिसको बोलते हैं ब्रॉड पीक, एक है गशेर ब्रह्म 1 और एक है गशेर ब्रह्म 2। गशेर ब्रह्म 1, गशेर ब्रह्म 2 और ब्रॉड पीक, ये 4 सबसे ऊंची चोटी यहां पे है। K2, गशेर ब्रह्म 1, गशेर ब्रह्म 2 और ब्रॉड पीक। क्लियर? यहां पे देखिए काराकोरम की रेंज मैं दिखाता हूं। काराकोरम रेंज, ये है काराकोरम रेंज। तो ये अफगानिस्तान, और ये ऊपर अफगानिस्तान सिर्फ टच करता है इंडिया को, बस सिर्फ, बहुत बड़ा बॉर्डर नहीं है। और ऊपर ये तजिकिस्तान हो गया, तो ये ऐसे, और ये यहां पूरे अक्साई चीन तक जा रहे हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये है काराकोरम। तो इसमें ये चाइना में भी जा रहे हैं, अक्साई चीन में भी जा रहे हैं,
यहाँ पे ये तजिकिस्तान को टच कर रहे हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में तो ये है, ठीक है, क्योंकि ये जो एरिया है ये पीओके है और ये पाकिस्तान में भी, तो एक तरह से ये पाकिस्तान कंट्रोल्ड एरिया है, तो हम पाकिस्तान भी बोलते हैं। उसके बाद हिंदू कुश। हिंदू कुश के पहाड़ कहाँ पे हैं? तो देखो दो पहाड़ हैं, एक तो हिंदू कुश और एक पामिर माउंटेन, ठीक है। पामिर बहुत ऊंचे हैं, पामिर भी बहुत ऊंचे हैं, तो ये दोनों आपको दिखा देता हूं पहले मैप पे। ये जो मैप है इसमें देखिए, कोई मुश्किल नहीं है, आप इसको वो कर पाएंगे। ये हिमालयाज हैं, फिर ये काराकोरम हो गए, ये काराकोरम हो गए, हिमालयाज यहीं पे खत्म हो जाते हैं, काराकोरम इसके ऊपर है, मतलब ट्रांस हिमालयाज, और ये पामिर के पहाड़ ऊपर हैं, ठीक है, पामिर के पहाड़। और अगर आप देखें ये एरिया में एक मान लेता हूं रफली, ये मैं आपको लाल रंग में दिखा रहा हूं, इस एरिया को ध्यान से देखिए, इसको हम पामिर नोट बोलते हैं। नोट मतलब होता है KNOT, नोट मतलब होता है गांठ। जैसे आपने धागे लिए, एक धागा ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, पांचों की गांठ बांध दी यहां पे बीच में, ठीक है। उसी तरह से यहां पे ये ऐसा माना जाता है ये कोई गांठ है, पामिर नॉट है, और यहां पे बहुत सारी पर्वत आके मिलते हैं। कौन कौन से? ये ऊपर तियान शेन आ रहे हैं, यहां से तियान शेन, ठीक है, चाइना से आ रहे हैं तियान शेन, यहां से आ रहे हैं कुनलुन, ये देखिए कुनलुन आ रहे हैं, कुनलुन यहां से आ रहे हैं, फिर यहां से काराकोरम आ रहा है, काराकोरम यहां से आ रहा है, ठीक है, यहां से हिंदू कुश आ रहा है, राइट। तो पामिर जो माउंटेन है, पामिर माउंटेन, और यहां से पामिर आ रहे हैं, तो ये पांच जो पहाड़ हैं यहां पे आके मिल रहे हैं, कहां पे? पामिर नॉट बोलते हैं इसे। पामिर नॉट मतलब एक तरह से आपने गांठ बांध दी कि वहां पे भाई इतने सारे पहाड़ मिल रहे हैं आके, तो यहां से काराकोरम, यहां से कुनलुन, यहां से पामिर और तियानशेन, यहां से हिंदू कुश, राइट, तो ये सारे आके मिलते हैं, इसको बोलते हैं पामिर नॉट। तो पामिर माउंटेन कहां पे है? मेनली तजिकिस्तान में, मेनली तजिकिस्तान में। और पामिर के नीचे ये कौन से हैं? हिंदू कुश। तो हिंदू कुश कहां है? पाकिस्तान और मेनली पाकिस्तान, ठीक है। तो हिंदू कुश के पहाड़ जो हैं वो मेनली कहां है? मेनली अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और थोड़ा सा हिस्सा जो है वो तजिकिस्तान में भी है। हिंदू कुश के जो पहाड़ हैं इनकी सबसे ऊंची चोटी है तिरिचमीर, जो पाकिस्तान में है, 7,708 मीटर। ये 800 किलोमीटर तक चलते हैं हिंदू कुश। यहां पे आप देख सकते हैं हिंदू कुश के जो पहाड़ हैं ये लगभग 800 किलोमीटर तक एक्सटेंड करते हैं। उसके बाद है पामिर। पामिर ऊपर हो गए, यानी मेनली जो है ये मेनली तजिकिस्तान में है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ये अफगानिस्तान, चाइना और किर्गिस्तान में भी है पामिर माउंटेन। और यहां पे आप डायग्राम में बड़े अच्छे से देख सकते हैं कि ठीक है, पामिर माउंटेन जो है ये मेनली तो तजिकिस्तान में है, लेकिन चाइना को भी टच करते हैं यहां पे ये, और ये ऊपर थोड़ा सा किर्गिस्तान में भी चले जाते हैं थोड़े से, और अफगानिस्तान में भी टच कर जाते हैं। क्लियर? तो ये पामिर माउंटेन। अब हम इसके बाद बात करते हैं अल्ताई माउंटेन। अल्ताई माउंटेन जो है ये रशिया, चाइना, मंगोलिया और कजाकिस्तान में है, ठीक है। ये अल्ताई माउंटेन है, आप यहां पे देख सकते हैं, ये मंगोलिया है, ये जो उड़ते हुए पक्षी जैसा देश है ये मंगोलिया है। तो मंगोलिया की राजधानी उलन बतौर है, तो यहां पे भी है ये अल्ताई माउंटेन, ये देखिए ये अल्ताई माउंटेन। फिर नीचे चाइना है, चाइना में तो है ही, उसके अलावा ये रशिया में भी है, ऊपर रशिया है ये पूरा, यहां पे भी है, और कजाकिस्तान में भी थोड़े से। तो ये है अल्ताई माउंटेन। अल्ताई माउंटेन रशिया, चाइना, मंगोलिया और कजाकिस्तान। उसके बाद तियानशेन। तियानशेन भी जो पामिर को टच करते हैं, मैंने दिखाया था पामिर नॉट। तो तियानशेन जो है ये सेंट्रल एशिया में है, ठीक है, चाइना और किर्गिस्तान में है। यहां पे आपको मैं तियानशेन दिखाता हूं, तो ये तियानशेन है, ये तियानशेन है, चाइना में है, और ये जो कंट्री है ये पूरा किर्गिस्तान है ऊपर। तो चाइना और किर्गिस्तान में फैले हुए हैं तियानशेन, ठीक है, तियानशेन। और तियानशेन माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी है झंगिश चोक्कुसू, झंगिश चोकुसू, जो 7,439 मीटर है। कोई डाउट इसके अंदर? तियानशेन। फिर कुनलुन। कुनलुन भी पामिर नॉट तक जा रहे थे, मैंने आपको दिखाया था। तो ये पामिर से लेके, पामिर तजिकिस्तान में, पामिर से लेके और कुनलुन पास तक जाते हैं। मेनली जो कुनलुन माउंटेन है वो कहां पे है? मेनली जो कुनलुन माउंटेन है, मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा डायग्राम में, यहां पे देखिए, ये जो है पामिर जहां पे खत्म हो रहे हैं वहां से कुनलुन स्टार्ट हो रहे हैं, और ये चाइना है पूरा, राइट, पूरा चाइना है। तो ये चाइना में है मेनली कुनलुन माउंटेन। फिर अल्ताई हो गया था, अल्ताई माउंटेन हम देख चुके हैं, अल्ताई माउंटेन हमने यहां पे देख लिया, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कोकासुस। तो देखो रशिया में एक हमने यहां पे देखे थे पहाड़, ये कौन से थे? उरल। ये तो उरल थे, नॉर्थ से साउथ तक जा रहे हैं, जो आर्कटिक ओशियन से नीचे कजाकिस्तान तक जा रहे हैं, ये तो उरल है। लेकिन ये देखिए ये है कोकासुस, और सबसे ऊंची चोटी यूरोप की माउंट एल्ब्रस वो यहीं पे है, ठीक है। तो अभी काकासुस जो है ये मैं ग्रीन कलर में बना रहा हूं, ये काकासुस है। तो एक तरफ तो इनके है ब्लैक सी और एक तरफ है कैस्पियन लेक। ये कैस्पियन लेक है, कैस्पियन सी भी बोलते हैं, और ये ब्लैक सी है। तो ब्लैक सी और
ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में कौन से माउंटेन आते हैं? कोकासस। ये जो है ये यूरोप और एशिया को अलग कर रहे हैं एक तरह से। ये पूरा एशिया है इधर और ये यूरोप है इधर, तो एक तरह से कोकासस जो है यूरोप और एशिया को अलग कर रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं जाग्रोस माउंटेन। जाग्रोस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान, इराक, टर्की। यहां पे देखिए, मैप में देखिए, ये ईरान है, ठीक है, ये इराक है, ठीक है, ईरान है, इराक है, और ये ऊपर टर्की है, ये ऊपर टर्की है। तो ये जो माउंटेन है जाग्रोस, ये ऐसे एक्सटेंड करते हैं इराक, ईरान और साउथ ईस्ट टर्की। इराक, ईरान और साउथ ईस्ट टर्की में ये 1600 किलोमीटर तक लंबे चलते हैं। बहुत लंबे हैं ये रेंज, ये भी 1600 किलोमीटर कम नहीं होता। और इनका जो सबसे ऊंचा पॉइंट है वो है माउंट देना, माउंट देना। फिर बात करते हैं टॉरस माउंटेन। टॉरस माउंटेन जो है ये टर्की में है। टर्की का मैप है ये। टर्की के ऊपर ब्लैक सी है, नीचे मेडिटेरेनियन सी है। टर्की की लोकेशन आप जानते ही हैं। तो ये टर्की है पूरा। तो टर्की में आप देखिए, ये जो झील देख रहे हैं, ये झील, छोटी सी झील दिख रही है आपको, ये झील का नाम क्या है? इस झील का नाम है एजिल्डिर। एजिल्डिर। यहां से स्टार्ट हो गए ये पर्वत, ये देखिए, ये स्टार्ट हो गए यहां से और ये पूरा यहां तक जा रहे हैं, यहां तक। और यहां दो नदियां बहती हैं। नीचे वाली नदी का नाम है टिग्रिस और ऊपर वाली नदी का नाम है यूफ्रेट। टिग्रिस और यूफ्रेट। तो लेक एजिल्डिर से लेके लगातार पर्वत श्रृंखला चल रही है और ये टिग्रिस और यूफ्रेट जो नदियां हैं वहां तक चल रही है, ठीक है। तो इनको बोलते हैं टॉरस माउंटेन। ये कहां पे है? ये टर्की में है। क्लियर? उसके बाद सेराडो मार। मार मतलब होता है समुद्र, यानी सी। समुद्र के एकदम पास है, इन्हें सी रिज भी बोलते हैं इसलिए, ठीक है। ये अटलांटिक ओशियन है, राइट। ये कंट्री कौन सा है? ये साउथ अमेरिका में, ये ब्राजील है, इतना बड़ा कंट्री, राइट, ब्राजील। तो ब्राजील में एकदम समुद्र के किनारे ये जो पहाड़ है इन्हें बोलते हैं सेराडो मार। ये भी कोई छोटे नहीं है, 1500 किलोमीटर तक लगातार पहाड़ है, 1500 किलोमीटर। फिर बात करते हैं चेर्स्की। मैंने आपको दो रेंज बताई थी, चेर्स्की और वर्खोयांस्क। यहां पे देखिए बहुत ठंडे, साइबेरिया की बात हो रही है। ये देखिए, ये है यहां पे चेर्स्की और ये है वर्खोयांस्क। चेर्स्की और वर्खोयांस्क दो पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये, और दोनों ये रशिया में, ठीक है, दोनों रशिया में है। बस इतना याद रखिए, ये जो है ये साइबेरिया में पड़ती हैं दोनों। अब बात करते हैं कार्पाथियन माउंटेन। कार्पाथियन जो है ये यूरोप में है। यूरोप में कितने सारे कंट्री में है ये लगभग 1500 किलोमीटर तक लगातार चलते हैं ये पहाड़ कार्पाथियन। ये बहुत सारे कंट्री में है। ये देखिए, यहां से स्टार्ट हो रहे हैं ये चेक रिपब्लिक से। चेक रिपब्लिक से स्टार्ट हुए, फिर इन्होंने टच किया स्लोवाकिया, फिर ये यूक्रेन, फिर ये यहां पे रोमानिया, राइट, रोमानिया, हंगरी, सर्बिया, रोमानिया और पोलैंड। पोलैंड में भी, ठीक है। तो ये ऊपर देख रहे हैं आप, ये पोलैंड है, तो पोलैंड भी आएगा इसमें। इतने सारे कंट्रीज में है ये पहाड़, इनको बोलते हैं कार्पाथियन। कार्पाथियन माउंटेन जो है ये 1500 किलोमीटर तक चलते हैं और ये यूरोप में। उसके बाद स्कैंडिनेवियन। तो पूरे यूरोप में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एल्प्स। और दूसरे नंबर पे स्कैंडिनेवियन। तो स्कैंडिनेवियन जो एल्प जो है लगभग 2500 किलोमीटर होगा, 2500 के आसपास। और स्कैंडिनेवियन जो है ये भी काफी लंबी है, 1700 किलोमीटर के आसपास है। ये देखिए स्कैंडिनेवियन। तो स्कैंडिनेवियन कंट्री कौन से हैं? स्वीडन, ये नॉर्वे और ये फिनलैंड। तो स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड में एक्सटेंड करते हैं ये, इनको बोलते हैं स्कैंडिनेवियन माउंटेन। उसके बाद है बुकिट बरिसन या बरिसन माउंटेन। बरिसन माउंटेन बड़ा आसान है, इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया में ये आइलैंड है सुमत्रा। तो बस सुमत्रा में, पूरा सुमत्रा का जो यहां पे कोस्ट है ये इसके पास है ये बरिसन माउंटेन। तो सुमत्रा आइलैंड पे है बरिसन माउंटेन। उसके बाद है हैंगडुआन। हैंगडुआन कहां पे है? हैंगडुआन चाइना में है, तिब्बत चाइना बॉर्डर। अब यहां पे देखिए, ये जो है यहां पे ये पूरा तिब्बतन प्लेट्यू है, ठीक है। और ये जो है इसे बोलते हैं युनघी यानी यूनान गुइजू प्लेट्यू। यहां पे ये जो है ये है यूनान गुइजू प्लेट्यू। इन ये जहां मिलते हैं वहां पे ये माउंटेन है जिन्हें हम बोलते हैं हैंगडुआन माउंटेन। तो हैंगडुआन माउंटेन कहां है? जहां पे तिब्बतन प्लेट्यू मिलता है युनगुई प्लेट्यू से, चाइना में। फिर ड्रेकन्सबर्ग। ये देखिए, ये अफ्रीका का साउथ है, तो ये साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका में ये जो कंट्री है लेसोथो और ये है स्वाजीलैंड। स्वाजीलैंड का नाम बदल गया है, अब इसे ई स्वातिनी बोलते हैं। स्वाजीलैंड के राजा ने नाम पलट दिया है। तो ये जो पर्वत आप देख रहे हैं यहां पे, ये काफी लंबे, ये हैं ड्रेकन्सबर्ग। ड्रेकन्सबर्ग जो है वो साउथ अफ्रीका में। उसके बाद दुनिया के 7 सबसे ऊंचे पहाड़ कौन से हैं? जिन्हें बोलते हैं 7 समिट। 7 समिट का मतलब दुनिया के सबसे 7 ऊंचे पहाड़ नहीं होता, ठीक है। 7 समिट का मतलब होता है हर महाद्वीप का सबसे ऊंचा पहाड़। और हर महाद्वीप का सबसे ऊंचा पहाड़ जो है उसको लेके दो मत हैं। दो मत क्या है? 6 में तो कोई दिक्कत नहीं है 7 में से, लेकिन कई लोग जो 7वां पहाड़ है उसको लेके
उनमें विचारों में मतभेद है। कुछ लोग उसे मानते हैं कार्सानेट्स पिरामिड जो इंडोनेशिया में है, और कुछ मानते हैं माउंट कोजियोस्को को। ठीक है, देखने का तरीका है बस अपना अपना। कई लोग क्या करते हैं, इंडोनेशिया को ओशियानिया में गिन लेते हैं, लेकिन कई लोग इंडोनेशिया को एशिया में गिनते हैं। तो बस यही फर्क है और कुछ नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूं, हर महाद्वीप का सबसे ऊंचा पहाड़। ठीक है, पहले नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का सबसे ऊंचा पहाड़ हम देख चुके हैं, देनाली, अलास्का रेंज में है देनाली। अब आते हैं साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का सबसे ऊंचा पहाड़ है अकानकागुआ, जो एंडीज में है। ठीक है, अकानकागुआ। और सबसे ऊंचा वोल्केनो कौन सा है? ओजोस डेल सालाडो। अब बात करते हैं अफ्रीका। अफ्रीका का सबसे ऊंचा किलिमंजारो, ठीक है, तंजानिया में है किलिमंजारो। फिर यूरोप। यूरोप का सबसे ऊंचा है एल्ब्रस। यूरोप का सबसे ऊंचा है एल्ब्रस। ठीक है, माउंट एल्ब्रस। कहां पे है ये कोकासस माउंटेन रेंज में। फिर एशिया का सबसे ऊंचा है माउंट एवरेस्ट, नेपाल में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब दिक्कत कहां आती है? इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ये अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका सबसे ऊंचा विंसन मैसिव, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत सिर्फ इसमें आती है, कई लोग कहते हैं कि नहीं हम इंडोनेशिया को एशिया में गिनेंगे। तो अगर एशिया में गिनोगे तो एशिया में तो माउंट एवरेस्ट है। तो इंडोनेशिया में एक पहाड़ आता है जिसको हम बोलते हैं कारस्टेनसिस पिरामिड। कारस्टेनसिस पिरामिड ये जो है काफी ऊंचा है, 4844 मीटर है। और ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे ऊंचा पहाड़ है वो है माउंट कोजियोस्को। तो माउंट कोजियोस्को तो छोटा है, 2228 मीटर, 2228 मीटर है, इसका आधा है मतलब। लेकिन फिर भी अगर आप इंडोनेशिया को एशिया में गिनते हो तो फिर आप कहोगे ये कार्टसन पिरामिड नहीं, मैं तो माउंट कोजियोस्को को मानूंगा। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, क्योंकि ये पपुआ में है, पपुआ इंडोनेशिया में आता है, इंडोनेशिया का वो है पपुआ, तो कई लोग लेकिन पपुआ को ऑस्ट्रेलिया में गिनते हैं। तो उसमें वो फिर कह देते हैं कि हम इसको पूरा ओशियानिया मानेंगे, इसको भी ओशियानिया में मानेंगे। उस केस में फिर 7वें को लेकर थोड़ा वो हो जाता है। लेकिन आप ऐसे अगर एग्जाम में आए कि भाई ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, तो ऑब्वियसली आप मार्क करेंगे माउंट कोजियोस्को। और इंडोनेशिया का सबसे ऊंचा है कार्टसन पिरामिड। तो ये था हमारा वीडियो माउंटेन्स ऑफ इंडिया और माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। आई एम श्योर आपने ये वीडियो बहुत एंजॉय किया होगा। आपके ऐसे बरसों के डाउट्स जिनमें आपको हमेशा कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन रही होगी, वो इस वीडियो को देखकर मुझे पूरी उम्मीद है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो के दौरान कोई भी ऐसा डाउट है जो आपका क्लियर नहीं हो पाया, या कोई ऐसी शंका आपके दिमाग में आई है, तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पर भी मैसेज कर सकते हैं। आप मुझे सर्च कर लीजिए मेरे नाम से, डॉक्टर गौरव गर्ग। मैं बड़ी आसानी से आपको मिल जाऊंगा वहाँ पर। ट्विटर पर लगभग 2 लाख लोग मुझसे जुड़े हैं। आप वहाँ पर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या आप वीडियो के नीचे कमेंट्स लिख दीजिए, वो सारे कमेंट्स में देखता हूँ। तो ये हाईली कंसेप्चुअल लेक्चर था, इसलिए बहुत ज़्यादा मैप्स का, मानचित्रों का इस्तेमाल भी किया गया था इसमें। और ये यूपीएससी और स्टेट पीसीएससी नहीं, आपकी खुद की नॉलेज के लिए भी बहुत अच्छा है। आपको पता चलेगा भारत में कौन सी चीज़ कहाँ है, और वो आपको एक अलग ही ऊर्जा देगी, एक अलग ही एनर्जी आपको देगी। मैं आपको ये याद दिला दूं फिर से, हमारा जो यूपीएससी लाइव बैच है, हम 1 महीने में 2 बैच लेकर आते हैं, एक मॉर्निंग बैच, एक इवनिंग बैच। उनकी सारी जानकारी समय समय पे हम आपको देते रहते हैं। अगर आप इस बैच में एनरोल करते हैं तो आपको 1-on-1 मेंटरशिप मिलती है, जो बहुत बड़ी बात है। एक मेंटर हमेशा, एक साथी आपके साथ रहेगा जो हमेशा आपको गाइड करेगा। और ये मेंटर भी वो होते हैं जो खुद कम से कम 1-2 इंटरव्यू दे चुके होते हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, कम से कम 5-6 साल से वो तैयारी कर रहे होते हैं। तो ये आपको गाइड करेंगे, ये आपकी हर वक्त हेल्प करेंगे। आप 24 घंटे जब चाहें उन्हें मैसेज कर सकते हैं। और साथ में आपको आंसर राइटिंग, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स प्रोग्राम, यानी पूरी होलिस्टिक कवरेज मिलती है, वो भी इतने कम प्राइस में, जो आपका सिर्फ 1 महीने का रहने का खर्चा होगा किसी भी शहर में। और ये सारे फैकल्टीज एक्सपर्ट्स हैं। ये जो यूट्यूब पर फैकल्टी आप देखते हैं वही उनको पढ़ाते हैं। कम से कम यूट्यूब पर 30,000 वीडियोस हमारे पड़े हैं। आप स्टडी आईक्यू की क्वालिटी सुनिश्चित कर सकते हैं भुगतान करने से पहले। और जब आप भुगतान करें तो आप ये कोड याद रखना, जीजी लाइव। जीजी लाइव जो कोड है आपको लगाना है, उसके बाद आपको डिस्काउंट मिलेगा और दूसरे बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे। साथ में हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे और बहुत तरह के पीडीएफ भी, स्पेशली डिजाइन पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। और फिर से अगर कोई भी लेक्चर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए बनाऊं तो नीचे कमेंट्स में लिख दीजिए। इस वीडियो पर आपके क्या विचार हैं वो भी आप नीचे कमेंट्स में लिख दीजिए। देखते रहिए स्टडी आईक्यू आईएएस। स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।